एक्सेल की मैथ्स की बुक लेके आए हैं आप लोग? निकाल लीजिए फटाफट, कॉपी निकाल लीजिए, कैलकुलेटर निकाल लीजिए। कैलकुलेटर कितने लोग लाए? सब लाए, वेरी गुड। आइए, रिलैक्स होके बैठ जाइए। 6:30 तक बैठे रहेंगे मेरे साथ आप अभी, है ना? एनर्जी वेस्ट मत कीजिए, काम आएगी। पावर सेवर मोड में रहिए, क्योंकि टाइम ऑफ वैल्यू ऑफ मनी जो है ना, मैं अभी आपको 90% सिखा दूंगा। केवल फॉर्मेलिटी रह जाएगी उसके बाद, आज की क्लास के बाद। देखिए, चलो मैं इकोनॉमिक्स ही पढ़ाने वाला था, फिर मैं विचार किया, सोचा बहुत कि आपका अभी टेस्ट है 31 तारीख को। 31 को टेस्ट है ना? तो अगर इकोनॉमिक्स में और आगे बढ़ जाऊंगा तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस कम होगा। तो आपके पास ये एक अपॉर्चुनिटी है कि मैं केवल अभी मैथ्स कराऊंगा, कोशिश करूंगा कि अभी खत्म हो जाएगा तो क्या करेंगे, तो थोड़ा स्लो चलाना चाहता हूँ इकोनॉमिक्स को, ताकि आप इस टेस्ट में बहुत ही फोकस होकर चैप्टर 1, 2, 3 को और अच्छा करें। उसके बाद हमारे पास चैप्टर 4, 5 तो बहुत छोटा है, चैप्टर 4 करेंगे तो एक अलग कॉन्फिडेंस आएगा, ठीक है ना? तो देखिए, टाइम वैल्यू ऑफ मनी बेसिकली, पहले तो इस चैप्टर की इंपॉर्टेंस मैं बता दूं आपको। इस चैप्टर से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आने वाला है, यस और नो? ये सबसे कम इंपॉर्टेंस है इस चैप्टर की। सबसे छोटी इंपॉर्टेंस क्या है कि इससे क्वेश्चन आएगा, क्योंकि इतना काम आएगा ये चैप्टर आपके, न केवल आपके अभी फाउंडेशन में तो क्वेश्चन ही आएगा, समझ लीजिए, इंटर में पूरा एक सब्जेक्ट इसके बेस पर है। चैप्टर छोड़िए, पूरा एक सब्जेक्ट इसके बेस पर है। सीए फाइनल में पूरा फाइनेंशियल मैनेजमेंट इसके बेस पर है। और एग्जाम को भी छोड़ दीजिए, सीए बन गया, उसके बाद ये लॉन्ग लाइफ काम आने वाला है आपको। पूरी फाइनेंशियल प्लानिंग में जितनी भी आप यहाँ पर फ्यूचर प्लानिंग करते हैं, फाइनेंशियल फ्यूचर प्लानिंग पूरे में काम आने वाला है। लोन को आप हैंडल करेंगे, बेसिकली एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट आप लोन को हैंडल करेंगे, फाइनेंस रिपोर्ट बनाएंगे, सर्वे रिपोर्ट बनाएंगे, सब में काम आएगा ये, ठीक है? तो इसको थोड़ा सा एक अलग एंगल से अलग वेटेज देना है, नॉट ओनली फॉर दिस एग्जाम्पल। इसलिए मैंने बोला कि आपके एग्जाम में इसे क्वेश्चन आने वाला है, सबसे कम इंपॉर्टेंस है ये, ठीक है? इसके बहुत बड़े बड़े यूजेस हैं। तो टाइम वैल्यू मनी को मैं एकदम सिंपल, बिना किसी फॉर्मेलिटी के, सीधा एक एग्जाम्पल से चालू कर रहा हूं, ठीक है? और मेरे साथ आपको बनाते चले जाना है। तो लिखिए फर्स्ट एग्जाम्पल, सीधा क्वेश्चन से बता रहा हूं, और ऐसे क्वेश्चन जो आप खुद बना लेंगे, लेकिन बनाते जाना है ना? दर्शन नहीं करना है केवल। लिखिए, मिस्टर एक्स डिपॉजिटेड ₹40,000. Mr. X deposited ₹40,000 in a bank at the rate of 12% per annum. मैडम लिखना शुरू नहीं हुआ अब तक? कब तक हो पाएगा शुरू?
लिख रहे हैं कि नहीं लिख रहे हैं? हाँ जी। मिस्टर एक्स डिपॉजिटेड ₹40,000 इन अ बैंक एट द रेट ऑफ 12% per annum for 2 years. What will be the simple interest? बिल्कुल एनर्जी वेस्ट मत करो। ये जितना जो जोर जोर से चिल्ला रहे हैं ना, उनको अभी धीरे धीरे सब चुप हो जाएंगे। हाँ जी, शांति से बस बनाते रहो। ये बेसिक क्वेश्चन आपके एग्जाम में कभी नहीं आएगा, बट यहाँ से एक कॉन्सेप्ट बनता है। एक्चुअली मैं आपको सीधा इसके फॉर्मूला बताकर उसकी वैल्यू लगाकर निकालना नहीं सिखाना चाहता। आखिरी में जब नहीं सीखोगे तो वो फिर आखिरी ऑप्शन रहेगा कि देखो ये फॉर्मूला है, इसमें वैल्यू डालो और एक अच्छे कैलकुलेटर ऑपरेटर की तरह बिहेव करो, वो फिर एक लास्ट ऑप्शन हो जाता है। ठीक है, डोंट बिकम अ कैलकुलेटर ऑपरेटर। ठीक है, तो ये बेसिक क्वेश्चन मैंने दिया है। ठीक है, तो इसमें सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, बड़ा आसान काम है। ठीक है, कितना है आंसर बताइए? द आंसर इज 9,000। सबका आ रहा है? मैं लिख देता हूं 9,600। वेट कर रहा हूं, पहले आप निकाल लीजिए। साथ में बनाते जाना है ना। 9,600, 40,000 रुपए। सिंपल इंटरेस्ट का मतलब होता है, सिंपल इंटरेस्ट का मतलब होता है कि जो पैसा हम डिपॉजिट करते हैं हर साल उसी अमाउंट पर इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है। जबकि कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब होता है कि एक बार जो हम पैसा जमा करते हैं उसमें जो इंटरेस्ट मिलता है एक पर्टिकुलर टर्म में, जनरली ईयरली, हाफ ईयरली, कुछ भी हो सकता है, उस इंटरेस्ट को जोड़ते हैं, फिर अगले टर्म में हम उस जुड़े हुए अमाउंट पर इंटरेस्ट निकालते हैं, मतलब इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट निकालते हैं। तो पहले इसको थोड़ा एक दो क्वेश्चन मैं आपको बता दूं। पहले मैं ये मान के बना रहा हूं कि हमको जीरो आता है, कुछ भी नहीं आता, तो इनिशियली स्टार्ट कर रहा हूं इसलिए। ठीक है, भले इसकी जरूरत हो ना हो, लेकिन बनाइए। तो भी देखिए, सिंपल इंटरेस्ट का मतलब एक बार जो आपने अमाउंट डाला है ना, प्रिंसिपल पैसे डाले हैं ना, उस अमाउंट पर ही हर बार ब्याज निकलेगा, इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट नहीं होगा। सिंपल इंटरेस्ट मतलब प्लेन इंटरेस्ट। तो 9,600 इज द करेक्ट आंसर। सबने निकाल लिया पक्का? कैसे निकाला आपने? आपने शायद ऐसा किया होगा, 40,000 लिया होगा। 40,000 का ये प्रिंसिपल है, इसको हम क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल, डिनोटेड थ्रू पी। जो हम इनिशियल अमाउंट रहता है उसको हम क्या बोलेंगे? प्रिंसिपल। और उसका कितना परसेंट था? 12% पर एनम, मतलब 12% एक साल का है, तो इट विल बी 12 डिवाइडेड बाई 100। परसेंट का मतलब क्या होता है? इट ऑलवेज बी बेस्ड ऑन 100। ठीक है ना, तो इसलिए 12 डिवाइडेड बाई 100 इंटू, ये जब एक साल का इंटरेस्ट निकलेगा तो ये क्या होगा? 2 साल का निकालना है। और हर साल इंटरेस्ट सेम आता है क्योंकि ये सिंपल इंटरेस्ट, इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट तो मिलना नहीं है, तो इंटू 2 ऐसा ही निकाला होगा आपने। 9,600 आ गया, बिल्कुल सही आंसर आया। ठीक है, तो जो इनिशियल अमाउंट है उसको बोलते हैं प्रिंसिपल, दैट इज डिनोटेड थ्रू पी। और ये जो आपने रेट डिवाइडेड बाई 100 किया है ना, इस पूरे को हम आई बोल सकते हैं, इस पूरे को बोल सकते हैं आई। और ये है टाइम, इट इज कॉल्ड टी। द फॉर्मूला विल बी पी आई टी। द फॉर्मूला ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, लिखते जाइए, इज इक्वल टू पी आई टी। इसके बाद आप जितना भी पढ़ोगे ना वो इसी के आधार पर निकल रहा है। भले हम बोलते हैं कि इतने फॉर्मूला, इसका कोई फॉर्मूला नहीं, सब इसी से निकल रहा है। इवन आप लोग जो WDV में जो WDV निकालते हो ना अकाउंट्स में, शायद 5 साल 7 साल, वो भी इसी से निकलता है। ठीक है, तो लेटर ऑन आई विल एक्सप्लेन। तो ये हो गया, आपने खुद ही निकाला आंसर, मैंने नहीं बताया। 9,600, बस मैं आप ये पूछ रहा हूं कि आपने निकाला कैसे, उसको एक टर्म दे दिया हमने। ठीक है, तो योर इनिशियल अमाउंट इज अ पी, योर रेट डिवाइड बाय 100 इज अ आई, एंड योर टाइम इज अ टी। कोई डाउट किसी को? ठीक है, तो एक फॉर्मूला में बॉक्स में बना रहा हूं, मतलब एक फॉर्मूला जनरेट कर लिया हमने। नाउ द नेक्स्ट एग्जांपल, कैलकुलेट सिंपल इंटरेस्ट ऑफ अ डिपॉजिट ऑफ ₹25,000 at the rate of 9% per annum for 36 months
कितना डिपॉजिट है? हाँ जी, डिपॉजिट 25,000। रेट क्या दिया मैंने? 9% पर एनम, ठीक है। और टाइम कितना दिया मैंने? 36 मंथ। और आपको निकालना है सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। 36 मंथ है ना? कितना है आंसर? तो आंसर इज 6750। बना रहे हैं ना मैडम? ध्यान रखना भाई आजू बाजू। कई लोग क्या है, बैठे रहते हैं, सोचते हैं ऐसे ज्ञान आ जाएगा। कुछ नहीं है, प्रोजेक्टर की रोशनी, ज्ञान की नहीं है। ऐसे ही बस आ जाए, कुछ नहीं आएगा। नहीं बनाता वो मेरे को कोई दिखा तो वो चिंता मत करना, मैं आजू बाजू वालों को बाहर भेजूंगा। हाँ जी, सबका आंसर आ गया क्या? 6750। तो बताइए कैसे बनाया आपने? मैं तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन बता रहा हूं आपको, आप खुद ही बनाते जा रहे हो। मेरी तो कोई यूज ही नहीं, मैं तो चले जाऊंगा ऐसा लगता है फिर। बताइए, फॉर्मूला है सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू PIT। फॉर्मूला तो जितने बार क्वेश्चन बनाएंगे ना, फॉर्मूला बोलकर लिखना है आपको। इसे आपको याद नहीं करना पड़ेगा अलग से, ठीक है। तो सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू PIT। तो P कितना लिखूं? 25,000, ठीक है भाई। इनटू I कितना लिखूं? 9/100। तो क्या सीधा सीधा 0.09 लिखूं क्या? अब कहां बच्चों जैसा 9/100 चलेगा क्या? थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं ना। 9/100 को सीधा हम क्या लिखते हैं? 0.09। नहीं तो फिर 9/100 कैलकुलेटर से करके देख लीजिए। 6-7 बार करेंगे तो कैलकुलेटर के अंदर से आवाज आएगी, क्या कर रहे भाई, ये तो खुद ही निकाल ले। समझ रहे हो ना? तो 0.09 इंटू, अब धीरे धीरे थोड़ा स्पीड बढ़ाएंगे ना, इंटू 3। 36 क्यों नहीं लिया? हाँ जी, कोई बताएगा? हाँ बताइए सर। 36 मंथ है, पर मंथ नहीं, 36 मंथ है। हाँ जी, ये इंटरेस्ट का जो रेट जिसे आई निकाला है ना, ये ईयरली है और ये मंथ है। इन दोनों का जो बेस है ना, वो सेम होना चाहिए। अगर कोई ऐसा फंडा बना रखा होगा कि आंसर हमेशा ईयरली निकालना है, तो गलत फंडा है। ईयरली नहीं निकालना है, पर रेट जिस टर्म में रहेगा, रेट ईयरली है तो ईयर्स में लिखना है टाइम को। मंथ टाइम नहीं होता, मंथ भी टाइम होता है, आवर्स भी टाइम होता है, डेज भी टाइम होता है, कोई भी ले सकते हो। लेकिन जिस बेस पर रेट दिया है ना, रेट क्या दिया है? 9% पर एनम। तो आई क्या है? पर एनम है, इसलिए आपको टाइम भी ईयर्स में लेना है। तो अगर किसी ने ये फंडा बना रखा होगा कि हमेशा इसको ईयर में कन्वर्ट कर लो, तो गलत फंडा है वो, ठीक है। तो ये ईयरली है तो ये भी ईयरली लेना, और 36 मंथ को ईयर में कन्वर्ट कर सकते हैं। एक साल में 12 महीने, तो 12 महीने में एक साल, ऐसा समझ लो। तो फिर 36 मंथ में कितने होंगे? डिवाइडेड बाई 12। तो इसको मैं ले लेता हूं, कट कर देता हूं, इसको ले लेता हूं 3। अब ठीक है क्या? तो इस ईयर 25,000 इंटू 0.09 इंटू 3, तो ये आंसर आ गया 6750। तो इस बेसिक क्वेश्चन से हमने क्या सीखा? हमने ये सीखा कि ये जो P सिंपल इंटरेस्ट, जो सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू PIT का जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले में I और T का जो बेस है वो सेम रहना चाहिए। पॉइंट समझ में आ रहा है? ये नया सीखा हमने। तो I और T जो है उसका बेस सेम रहना चाहिए, और फिर सेम नहीं हुआ तो द क्वेश्चन विल बी डिस्टर्ब। दिख रहा होगा आपको, देखिए, सुखीराम वर्सेस दुखीराम, ठीक है ना। मैक्सिमम मिस्टेक 50% मिस्टेक यहां होगी। ये बेसिक क्वेश्चन करके अभी आप नहीं कर रहे हो, मैं आपको बताऊंगा, देखिए वही मिस्टेक कर रहे हो, ठीक है ना। तो दिस इज योर फर्स्ट लेसन of this formula, that is the base of I or T should be same. If the rate is per annum, the time should be taken as yearly. If the rate is given per quarter, the time should be taken as quarters. If the rate is given per month, the time should be taken as per month, या monthly time लेना है। चलिए, तो सेकेंड लेसन ही समझ में आ गया। एग्जाम्पल 3,
तो एग्जाम्पल 3 में मैं आपको निकालने वाला हूं अमाउंट। अमाउंट का मतलब समझते हैं? अमाउंट का मतलब होता है जितना पैसा हमने इनिशियली डाला उसको बोलते हैं प्रिंसिपल, और जितना हमको इंटरेस्ट मिला है वो हमारी इनकम है, और टोटल जो पैसा मिलेगा उसको बोलते हैं अमाउंट। जैसे कि अगर मैं इसी क्वेश्चन में देखूं तो इस क्वेश्चन में कितना पैसा जमा किए थे हमने? 25,000, ठीक है, और कितना इंटरेस्ट मिला हमको? 6750। तो टोटल कितना पैसा बैंक हमको देगी? हमको बैंक देगी 31,750। इसको बोलते हैं अमाउंट। करेक्ट है, दिस इज कॉल्ड अमाउंट। तो अमाउंट का फॉर्मूला अगर मैं बनाने की कोशिश करूं तो वो पहले मैं ऐसा लिखता हूं, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल P प्लस सिंपल इंटरेस्ट। सही लिखा हूं क्या? इसको अगर हम एलोबरेट कर दे तो ऐसा भी लिख सकते हैं, और वी कैन से अमाउंट इज इक्वल टू, एग्जाम्पल 3 में लिखिए, इसको लिखते जाना, जो लिख रहा हूं आपको सब लिखना है ना, इज इक्वल टू, सोचना ही नहीं है लिखे नहीं लिखे, सब लिख लेना, आखिर में जो यूजलेस रहेगा काट देंगे, ठीक है, तो कंफ्यूजन ही नहीं रहेगा। कई लोग सोचते रहते हैं ये लिखूं नहीं लिखूं, उसमें टाइम चला जाता है। ए इज इक्वल टू पी प्लस सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला पता है, तो सिंपल इंटरेस्ट को सिंपल की जगह मैं सीधा सीधा PIT लिख देता हूं, चलेगा क्या? और कॉमन निकालना आपने सीख ही गए होंगे आप। तो A इज इक्वल टू P कॉमन निकालेंगे तो P इन ब्रैकेट, बताइए, 1 प्लस IT। ये हो गया हमारे पास फॉर्मूला ऑफ अमाउंट। तो दो फॉर्मूला सीख गए, मैं बाजू में लिखता हूं, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू PIT और अमाउंट इज इक्वल टू P इन ब्रैकेट 1 प्लस IT। और कभी अगर इंटरेस्ट निकाल कर दिया हुआ है तो प्रिंसिपल में इंटरेस्ट जोड़कर वैसे अमाउंट निकाल सकते हैं अपन, ठीक है। तो सिंपल 3 को लिए मैं थोड़ा यूज कर रहा हूं इसको, कंप्यूट amount of a deposit of rupees 75,000 at the rate of 12% per annum for 5 years. At the rate of 12% per annum for 5 years. The answer is 1,20,000। चेक कर लेते हैं फॉर्मूला कौन सा यूज किया आपने इसमें। A इज इक्वल टू P 1 प्लस IT, ये फॉर्मूला यूज किया, तो अमाउंट इज इक्वल टू P लिया होगा आपने 75,000, देन 1 प्लस I कितना लिया आपने 12%, नहीं मैं तो I पूछ रहा हूं, 0.12, 0.12। तभी तो प्रैक्टिस होगी ना, तभी तो हम सीधा I लिखना शुरू करेंगे, एन्युटी में काम आएगा। अभी से प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो फिर वहां पे केवल बेसिक चीजों में दिक्कत होगी। तो 12% मतलब 12 डिवाइड 100, 12 डिवाइड 100 कैलकुलेटर में करके देखिए, इट विल बी 0.12 इंटू 5। जैसा मैं बना रहा हूं वैसे ही बनाना ना, हमको रेट डिवाइड बाय 100 की आदत पड़ी हुई, तो आदत को अब छोड़ो। एक बार जो बना लेते हैं वो लॉन्ग कट भी रहता है ना, तो हमको शॉर्टकट लगता है। मैं इसलिए मेरे को सिंपल कंपाउंडर्स नहीं पढ़ाना आपको, मेरे को एनयूटी की तैयारी कराना है। हाँ जी, तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये तो पता है आपको, पहले मल्टीप्लाई करते हैं फिर प्लस करते हैं, पता है आपको। तो 0.12 इंटू 5 प्लस 1 इंटू 75,000, दिस 1,20,000। सबका आगे क्या आंसर है? 1,20,000 क्या है? अमाउंट है। इसमें प्रिंसिपल भी शामिल है और इंटरेस्ट भी शामिल। कभी अमाउंट दिया और इंटरेस्ट निकालने बोला तो प्रिंसिपल माइनस कर देना। अगर मैं इंटरेस्ट निकालने बोले तो क्या करूंगा, 1,20,000 माइनस 75,000, तो कितना आ गया इंटरेस्ट? इट विल बी 45,000। ठीक है, क्लियर है पॉइंट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां तक समझ में आ रहा है? तो दो फॉर्मूला हम 3 एग्जांपल के थ्रू पहुंच गए।
नेक्स्ट क्वेश्चन, एट व्हाट टाइम अ डिपॉजिट विल बी डबल? एट द रेट ऑफ 10% पर एनम, ब्रैकेट में लिखना SI, मतलब सिंपल इंटरेस्ट। एट व्हाट टाइम अ डिपॉजिट विल बी डबल, कितने समय में एक डिपॉजिट जो है डबल हो जाएगा? एट व्हाट टाइम अ डिपॉजिट विल बी डबल एट द रेट ऑफ 10% पर एनम, ब्रैकेट में लिख लीजिए SI, मतलब सिंपल इंटरेस्ट। अब इसमें क्वेश्चन में देखिए, अ डिपॉजिट मतलब क्या? एट व्हाट टाइम अ डिपॉजिट विल बी डबल, तो अ डिपॉजिट मतलब क्या? प्रिंसिपल है। विल बी डबल, डबल क्या? अमाउंट, मतलब मैं अगर आज 100 रुपए जमा करता हूं तो कितने समय में मेरे को 200 रुपए मिल जाएगा। अगर मैं x रुपीज जमा करता हूं तो कितने समय मेरे को 2x मिल जाएगा। सही है, समझ में आ रही बात? और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी दिया हुआ है। तो यहां पर देखिए आपको किन दो चीजों का रेशियो या कोरिलेशन दिया हुआ है, प्रिंसिपल का और अमाउंट का। तो इस क्वेश्चन को पढ़कर यह जज होना चाहिए कि मेरे को यहां अमाउंट का फॉर्मूला यूज करना चाहिए। पॉइंट समझ रहे? सीधा सीधा नहीं पूछा है। तो फॉर्मूला इस एग्जांपल में यूज होगा, अमाउंट इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू पी इन ब्रैकेट 1 प्लस IT। और अगर आज की रेट में P x रुपीज में डालता हूं तो मेरे को डबल चाहिए, मतलब 2x चाहिए। ये समझ में आया? या 100 200 करके भी कर सकते हैं। इन ब्रैकेट 1 प्लस I, रेट क्या दिया मैंने? 10% दिया। रेट क्या है? देखिए रेट है 10% और I है 0.1, ठीक है? इट विल बी 0.1 इंटू T। बस इस पूरे फॉर्मूले में T गायब है, क्योंकि ये x जो इधर जब डिवाइड होगा इधर जाएगा, तो इसमें क्या है? मल्टीप्लीकेशन में है, तो यहां क्या हो जाएगा? डिवाइड। तो डिवाइड होगी ये x और ये x कट हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो इस इक्वेशन में केवल एक ही अननोन फिगर, जिसको आप लोग वेरिएबल बोलते हैं, बच जाएगा T, आराम से निकल जाएगी वैल्यू। तो सॉल्व करते हैं। तो देखिए ये पहले मल्टीप्लाई होगा और फिर ये 1 रहेगा, तो 1 इधर डालेंगे तो क्या हो जाएगा? मैं इसको इधर लिख देता हूं, 0.1T इज इक्वल टू 2 माइनस 1। तो T इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 0.1 इज इक्वल टू 10। और ये ईयर्स लिख रहा हूं मैं, चलेगा क्या? क्यों ईयर्स लिखा? क्योंकि रेट ईयरली था। अगर रेट ईयरली नहीं होता, जिसमें रेट रहेगा उसी में ही आंसर आएगा। तो इसका इंटरप्रिटेशन जब बनाते हैं उस बारे में निकाल क्या लिया आपने, केवल आंसर निकाल लिया, ऐसा नहीं। अगर आपने आज 1 लाख रुपए डाला इस रेट पर सिंपल इंटरेस्ट पे, तो 10 साल में वो पैसा डबल हो जाएगा। मतलब जितना प्रिंसिपल है उतना ही इंटरेस्ट मिल जाएगा। ये स्टेटमेंट सही है क्या? अगर एक अमाउंट हो रहा है तो डबल होने के लिए क्या चाहिए? जितना आपने प्रिंसिपल डाला उतना ही इंटरेस्ट चाहिए। इट मींस इफ द अमाउंट डबल देन प्रिंसिपल इज इक्वल टू इंटरेस्ट, तभी तो डबल होगा। यहां तक समझ में आ रहा है? पक्का? तो 10 साल में डबल हो जाएगा। अगर मैं इसी का एक एक्सटेंशन ले लूं, 10 साल में डबल हो रहा है, ठीक है ना? तो ट्रिपल होने के लिए कितना साल लगेगा? डबल का तो बता दिया, बनाना मत बनाइए, ऐसे ही बताइए। डबल होने में 10 साल लग रहा है, तो ट्रिपल होने में कितना टाइम लगे? हाँ जी, पक्का? देखिए 100 रुपए अगर मैं डालता हूं तो 100 रुपए और मिलेगा तो डबल होगा। तो 100 रुपए अर्न करने में कितना लग गया? 10 साल। तो 100 और अर्न करने में फिर से 10 लगेगा ना, तो टोटल लगेगा 20 साल। अब इसको बनाएंगे तो भी बनेगा। समझ रहे हैं? ये क्या हो जाएगा? 3x इज इक्वल टू x 1 प्लस 0.01 इंटू T। सॉल्व करेंगे तो आएगा आपका ईयर इज इक्वल टू 20। समझ रहे हैं? तो अगर, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट में हर साल इंटरेस्ट सेम अर्न होता है, इसलिए इसको ऐसे भी हम डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में सीधा टिक कर सकते हैं। तो डबल होने में 10 साल लग रहा है, तो 3 गुना होने में 20 साल। जितने टाइम्स आप बढ़ते जाएंगे उतने उतने साल हमको और लगते जाएंगे। अभी जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा ना, कितने साल में डबल हो जाएगा, ये एक बेसिक मिनिमम प्रोग्राम। कभी बहुत इजी क्वेश्चन आएगा तो यहां से स्टार्ट हो सकता है, ठीक है? वैसे ऐसे क्वेश्चन नहीं आते।
टेंशन मत लेना। लिखिए नेक्स्ट एग्जांपल। Find the rate of interest per annum. Find the rate of interest per annum if a deposit become 4 times. If a deposit become 4 times in 20 years. एक डिपॉजिट 4 गुना हो गया 20 साल में, तो किस रेट से हुआ होगा? फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे? यही, क्योंकि हमको यहां पर डबल हो गया, 4 गुना हो गया, तो प्रिंसिपल और अमाउंट का रिलेशन पता है। तो यहां होगा A इज इक्वल टू P 1 प्लस आई, सही है, IT, सॉरी IT। अब इसमें वैल्यू रखते हैं, हर बार जितने बार बना रहे हैं उतने बार फॉर्मूला लिखना भी है और बोलना भी है। मन में बोलिए भले, लेकिन बोलना है और उतने बार लिखना है। मैं इतने धीरे धीरे इसलिए बना रहा हूं, यहीं पर याद हो जाना चाहिए क्लास में ही। घर के लिए पेंडिंग मत रखना, घर में टाइम नहीं मिलेगा आपको। कितना? 15%। चलिए मैं लिख देता हूं, एक बार फिर बनाते हैं। और कोई आंसर किसी का आया? चलिए, तो 4 टाइम्स मतलब अगर P आज का पैसा X है तो ये कितना? 4X। ये समझ में आ गया। देन 1 प्लस I तो पता नहीं है हमको, यही तो निकालना है। और T कितना है? 20 ईयर्स। तो अब ये X कट कर दें। ये X कट करना किसी को टेंशन तो नहीं दे रहा है? समझ में आ रहा है? X यहां ट्रांसफर करके कट कर दीजिए, एक ही बात है। तो ये हो जाएगा, मैं इसको रिवर्स कर देता हूं, या पहले लिख देता हूं 4 इज इक्वल टू 1 प्लस I20। तो I कर ले आए क्या? तो या 20I I20 जो लिखना लिख लो। 20I इज इक्वल टू 3, 1 माइनस हो जाएगा। तो I इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाई 20। तो कैलकुलेटर में 3 डिवाइड बाई 20 कर दीजिए, तो ये आ जाएगा 0.15। ये आया I। ये क्या आ गया? I। जब रेट से I निकालते हो तो 100 से डिवाइड करते हो, और वापस से रेट करेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो। देयरफॉर रेट इज इक्वल टू I इंटू 100। सही है क्या? तो कितना हो जाएगा? 15, क्योंकि 100 से मल्टीप्लाई कर दिया तो परसेंटेज बेस्ड पर आ गई 15%। और क्योंकि आप टाइम ईयर्स में लिए थे तो 15% पर एनम लिख सकते हैं हम। एक एक चीज को समझना। वी कैन राइट 15% पर एनम। क्यों मैं पर एनम, क्यों मैं परसेंट लिखा? क्योंकि बेस्ड ऑन 100 बना दिया हमने। और पर एनम क्या दम पे लिखा? क्योंकि मैंने 20 ईयर्स लिया। द करेक्ट आंसर इज 15% पर एनम। अगर मेरे को बैंक सिंपल इंटरेस्ट 15% देगी तो मेरा एक पैसा जो जमा करूंगा वो 20 साल में 4 गुना हो जाएगा। तो हमने फॉर्मूला, अब अगर मैं रिकॉल करूं तो फॉर्मूला क्या क्या सीख लिया? सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू PIT। और क्या सीखा? I और T का बेस सेम रहना चाहिए, ये सीखा हमने, है ना। और अमाउंट A इज इक्वल टू P1 प्लस IT, ये भी सीख लिया। और यहां पर I की मीनिंग जो है, इट्स अ रेट डिवाइडेड बाई 100। और अगर मेरे को रेट निकालना है तो I इंटू 100, ठीक है। नाउ तो अब देखिए, जो फॉर्मूला हमारा A है, P है, I है, तो एक क्वेश्चन मैंने I निकालने वाला बनाया, एक क्वेश्चन में टाइम निकालने वाला, एक में हमने अमाउंट निकाला, ठीक है। मतलब जो भी इक्वेशन है उसमें एक फिगर अगर मिसिंग है तो हम बाकी फिगर निकाल सकते हैं। इक्वेशन में हम यही सीखते हैं, ठीक है ना। अब थोड़ा सा मैं एक कदम आगे बढ़ रहा हूं और मैं बात करता हूं आपसे कंपाउंड इंटरेस्ट की। तो व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट? कंपाउंड इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट होता है कि जैसे ही एक पर्टिकुलर टर्म हो जाता है तो उस टर्म में क्या होता है, बैंक आपको इंटरेस्ट निकाल
देती है और अगले टर्म में उस इंटरेस्ट के ऊपर भी इंटरेस्ट देती है। ठीक है, तो इसको सीखने के लिए एक पैटर्न तैयार करते हैं, साथ में बनाइएगा आप। तो हम एक सीख रहे हैं, लिख लीजिए कंपाउंड इंटरेस्ट। हमको सिंपल इंटरेस्ट भी सीखना है और कंपाउंड इंटरेस्ट भी, लेकिन इसको सीधा हम एग्जांपल से सीखेंगे। देखिए, ईयर 1 2 3, ठीक है, और हमारा जो डिपॉजिट है हमने डिपॉजिट किया से 1 लाख रुपीस, ठीक है, 1 लाख रुपीस डिपॉजिट कर दिया। तो मेरे को पहले साल फर्स्ट ईयर इंटरेस्ट कितना मिलेगा? सिंपल इंटरेस्ट ही निकालते हैं अपन, है ना, सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला भी पता है हमको, PIT। तो पहले साल मेरे को इंटरेस्ट मिलेगा, अगर मैं रेट ले लेता हूं एट द रेट ऑफ, सिंपल ले लेते हैं ताकि फॉर्मूले में फिगर में इन्वॉल्व हो, 10% पर एनम ले लेते हैं, ठीक है। तो कितना मिलेगा? 10,000 निकाला क्या आपने? अब अगर एक साल का निकालना है आपको और ईयरली रेट ले रहे हैं तो इस फॉर्मूले को PIT की जगह PI भी बोलिए, चलेगा, एक ही बात। ये क्या बोला, समझ में आया? यू कैन कैलकुलेट PI, क्योंकि T तो 1 ही रहना है ना। अगर एक एक साल का अलग अलग निकालोगे तो इट विल बी कैन बी PI, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। 10,000 सबने निकाल लिया। अब अमाउंट कितना हो जाएगा? 1,10,000। ये केवल मैं क्यों जनरेट कर रहा हूं? ताकि आपको कंपाउंड का कॉन्सेप्ट प्रैक्टिकली समझा सकूं। अब होता क्या है कि ये एक साल में पैसा 1,10,000 बन गया। हमने 3 साल की सपोज फिक्स डिपॉजिट की थी, तो पहले साल इंटरेस्ट मिलकर हमारा पैसा 1,10,000 बन गया। तो अगले साल अब 1 लाख रुपए पे इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, 1,10,000 पे मिलेगा। जबकि सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है? 1 लाख में मिलता है। सिंपल इंटरेस्ट मतलब जो इनिशियल डिपॉजिट रहता है ना, हर साल या हर टर्म में आपको इंटरेस्ट उसी अमाउंट पर मिलता है, जो कि इम्प्रैक्टिकल है। सिंपल इंटरेस्ट इज नॉट अ प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकल है कंपाउंड इंटरेस्ट। प्रैक्टिकली कंपाउंड इंटरेस्ट से ही वर्किंग होती है, ठीक है। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का बेस तो ये देखिए, मैंने सिंपल का ही फॉर्मूला लिखा है, इसलिए वो बताया मैंने। तो नेक्स्ट ईयर हमको 1,10,000 रुपए पे इंटरेस्ट मिलेगा, समझ में आ रही बात? और सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट मेरे को मिलेगा 11,000। खुद से निकालना, इसको ड्रॉ मत करना, आप कैलकुलेट करके देना आप निकाल पा रहे हो कि नहीं। तो 1,10,000 पे, तो जब मैं सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट निकालूंगा तो मेरे को प्रिंसिपल मेरा 1 लाख क्या हो गया? 10,000, और टोटल हो जाएगा मेरे को अमाउंट 1,21,000। जब मैं थर्ड ईयर में जाऊंगा तो मेरे को अब इंटरेस्ट मिलेगा, क्योंकि बैंक के पास मेरा पैसा एक्रूड हो गया ना जी, तो बैंक तो मेरे को उस पर भी इंटरेस्ट देना चाहिए। मैं तो उसको भी इन्वेस्ट कर दिया, बैंक से मैं इंटरेस्ट मांगा तो नहीं। तो अब थर्ड ईयर में मिलेगा 1,21,000 मेरा प्रिंसिपल हो जाएगा, और मेरे को यहां पर इंटरेस्ट मिलेगा PIT के पेज पर 12,100, और मेरा अमाउंट हो जाएगा 1,33,100। बस रुक जाइए यहां पर। ये दिस इज द इफेक्ट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट। अगर इसको मैं सीधा सीधा बनाया होता, कंपेयर करते हैं अपन, अगर मैं सीधा सीधा इस क्वेश्चन को सीधा सिंपल इंटरेस्ट एक साथ निकाला होता, सॉरी अमाउंट निकालता, ये अमाउंट है ना जी, 1 मिनट में लिख देता हूं। ये क्या चीज निकला आपका? ये क्या है आपका? इनिशियल इन्वेस्टमेंट। ये है P और ये हो गया A। ये समझ में आ रहा है? बट किस इफेक्ट से? कंपाउंड इफेक्ट से। तो अगर मैं सीधा सीधा सिंपल कॉन्सेप्ट में अमाउंट निकाला होता, दैट इज अ P1 प्लस IT, तो कितना आया होता? P इज ए 1 लाख, ठीक है, और ये हो जाता 1 प्लस 0.1 इंटू 3। सही क्या हो? वर्किंग देखो जरा कितना हो रहा है, देखो 1,30,000। देखिए सिंपल इंटरेस्ट में मेरा पैसा बनता 3 साल 1,30,000, जबकि अभी कितना बना है? 1,30,000। जो 3,100 रुपए मेरे को एक्स्ट्रा इंटरेस्ट मिला, वो क्या है? इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट। इट इज कॉल्ड कंपाउंडिंग इफेक्ट, इसलिए इसका नाम पड़ा कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंडिंग मतलब उसके ऊपर फिर से हम कैलकुलेट कर रहे हैं। ये केवल आपको समझाने के लिए बताया। क्लियर हो पा रहा है? दिस इज योर बेसिक कॉन्सेप्ट टू अंडरस्टैंड द व्हाट इज द कंपाउंड इफेक्ट। अब ध्यान से सुनना, ये कंपाउंडिंग वाली जो प्रोसेस है, बना लिया आपने, मेरे साथ साथ बनाई ताकि जब मैं बोलता हूं तो ध्यान से सुने। ये कंपाउंडिंग वाली प्रोसेस है, ये बैंक जो है ये कितने टाइम में कर रही है?
कितने कितने टाइम में कर रही है? एक एक साल में कर रही है, समझ रहे हैं? एक एक साल में कर रही है, तो इसको बोलते हैं कंपाउंडेड एनुअली। क्या बोलते हैं? कंपाउंडेड एनुअली। तो मैं लिख लेता हूं नीचे नोट, लिखिए आप भी नोट। द अबोव प्रोसेस ऑफ कंपाउंडिंग, ऊपर जो कंपाउंडिंग की प्रोसेस है, कंपाउंड इंटरेस्ट को हिंदी में बोलते हैं चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है? और ये जो कंपाउंडिंग कर रहे हैं अपन, जो चक्रवृद्धि हम कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, इसकी प्रोसेस कितने समय में हो रही है? एक साल में। तो अबोव प्रोसेस ऑफ कंपाउंडिंग, ऊपर वाली जो कंपाउंडिंग की प्रोसेस है, द अबोव प्रोसेस ऑफ कंपाउंडिंग इज डन एनुअली। तो हमने कैसा किया उसको? एनुअली लिख रहे हैं आप लोग। द अबोव प्रोसेस ऑफ कंपाउंडिंग इज डन एनुअली, बट इट कैन बी डन हाफ ईयरली, क्वार्टरली, मंथली, एटसेट्रा। बट इट कैन बी डन हाफ ईयरली, क्वार्टरली, मंथली, एटसेट्रा। इसको ऐसा भी किया जा सकता है। फिलहाल बेसिक्स था करके मैंने ईयरली कंपाउंड करके बताया। ये नोट लिख लिया आपने? अब आप सोच के देखिए, बैंक अगर हाफ ईयरली कंपाउंडिंग करती इसी को, तो क्या करती? पहले एक साल का इंटरेस्ट नहीं निकालती, पहले क्या निकालती? 6 महीने का इंटरेस्ट निकालती, फिर अगले 6 महीने में उस इंटरेस्ट को जोड़ देती। तो ये जो 3 बार में प्रोसेस खत्म होगी, कितने बार में होती? 6 बार में होती। क्लियर है? तो 6 टाइम प्रोसेसिंग होती इसकी। और जब वो हर 6 महीने में इंटरेस्ट निकालती, तो कितने परसेंट से निकालती? 5% से। 10% पर एनम है। यहां गलती होती है, बहुत गलती होती है। 10% पर एनम है, और हाफ ईयरली कंपाउंडिंग का क्वेश्चन आता है तो हम उसमें भी 10% लगा देते हैं। भैया 6 महीने में अगर कोई बैंक 1 साल का ब्याज देगी, तो क्लास तो मैं कल भी ले लूंगा, अपना पैसा वहां शिफ्ट नहीं करके आऊंगा। मेरी बात समझ रहे? 6 महीने में कोई बैंक अगर 1 साल का इंटरेस्ट देगी, तो फिर तो गड़बड़ है। इसलिए जब ईयरली कंपाउंड होता है तो रेट ईयरली, जैसा हमने लिया। हाफ ईयरली कंपाउंड हुआ तो रेट, क्वार्टरली कंपाउंड हुआ तो रेट क्वार्टरली, मंथली कंपाउंड हुआ तो रेट मंथली। बस ये फंडा याद रखना, और कुछ नहीं है पूरे चैप्टर में। लेकिन गलतियां होती 4-5 गलती का, जितने गलती का कोटा वो पूरा हो जाएगा। कुछ स्टूडेंट 5 गलती करके सीखते हैं, कुछ 10 गलती करके सीखते हैं, कुछ पे 1 गलती, कुछ बिना गलती सीखते हैं। वो समझो, आप कोशिश करो। समझ में आ रही बात? अब देखिए, जब आप ये कैलकुलेट कर रहे थे सिंपल इंटरेस्ट, तो PIT, तो T तो 1 में ले रहे थे सब में, T का तो 1-1 साल का निकाल रहे थे, कोई वैल्यू नहीं है। तो अगर मैं इसको थोड़ा सा फॉर्मूले में बात करूं, तो देखिए जरा, ये क्या चीज है बताइए? ये 1 मिनट, इसी को लिख रहा हूं मैं। ये आपका प्रिंसिपल है, ये क्या है? आपका अमाउंट है। ये पहले साल का अमाउंट है, सही है ना? ये आपका दूसरे साल का, ये तीसरे साल का अमाउंट, करेक्ट है? अब देखिए यहां पे प्रिंसिपल भी चेंज हो रहा है, P1, P2, P3। कुछ समझ में आ रही बात? खैर इसको छोड़िए। पहले साल का अमाउंट कैसे निकाला आपने? A1 कैसे निकाले आपने? A1 इज इक्वल टू P इन ब्रैकेट 1 प्लस I। T छोड़ दूं चलेगा क्या? क्योंकि T तो टाइम तो 1 ही रहना है, तो क्यों फालतू के वेरिएबल बढ़ाएं अपन? ये समझ में आया कि नहीं आया? P1 प्लस I चेक कर लो आप, थोड़ा भी कंफ्यूजन हो रहा तो। A1 मतलब 1,10,000 निकालने के लिए मैंने क्या किया? मैं यहां लिखता हूं P, देखिए मैं यहां लिख रहा हूं A1 इज इक्वल टू P इन ब्रैकेट 1 प्लस I। P कितना था? 1,00,000। 1 प्लस 0.1, तो 1.1 इंटू 1 लाख कीजिए, 110 आ रहा है कि नहीं, देख लीजिए। आ गया? तो ये सही लिखा हूं मैंने। तो A1 इज इक्वल टू P प्लस I। A2 इज इक्वल टू व्हाट? क्या P लूंगा मैं? दूसरे साल में P तो लूंगा नहीं, मैं पिछले साल का अमाउंट लूंगा, तो P की जगह लूंगा A1। ये समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, हम कंपाउंड इंटरेस्ट के कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश कर रहे हैं। समझ में आया तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं फाइनल फॉर्मूला बताऊंगा, उसको याद करना है आपको, टेंशन नहीं लेना। A2 इज इक्वल टू A1। अब यह देखिए A1 लेंगे, लेकिन फॉर्मूला तो इंटरेस्ट का वही रहेगा। बस आपको मालूम है इंटरेस्ट का, सिंपल इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट थोड़ी चेंज हो रहा है, यहां प्रिंसिपल चेंज हो रहा है।
अगले टर्म में आपको पिछले अमाउंट पे इंटरेस्ट मिल रहा है, बस और कुछ चेंज नहीं हो रहा है। ये समझ में आ रहा है? इसका मतलब अगर मैं इसको थोड़ा सॉल्व कर दूं तो A1 की जगह क्या ये पूरा लिख सकता हूं मैं? तो P1 प्लस आई, ये क्या लिखा हूं मालूम है? अभी मैंने A1 लिखा हूं, और A1 के बाद क्या लिखा है? 1 प्लस आई। क्या आपको पता है इसको पावर 2 लिख सकते हैं? तो P1 प्लस आई टू द पावर 2, मतलब A2 निकालने के लिए P1 प्लस आई टू द पावर 2, इसका मतलब A3 निकालने के लिए P1 प्लस आई टू द पावर 3। Now we got the formula of amount in case of compound interest concept. Amount A is equal to P, initial P ले लीजिए, और 1 प्लस I to the power N। N यहां पर है नंबर ऑफ कंपाउंडिंग। इस क्वेश्चन में कितने बार कंपाउंडिंग हुई? 3 बार, तो N होगा 3। इस क्वेश्चन को यहां पर सॉल्व करते हैं एक बार। क्या फॉर्मूला है? A इज इक्वल टू P1 प्लस आई टू द पावर N। मैं लिखवा दूंगा N क्या है। P कितना है यहां पर? 1 लाख। 1 प्लस 0.1 या 0.1, कितने बार कंपाउंडिंग हुई? N क्या है यहां पर? टाइम नहीं है, N है कितने बार कंपाउंडिंग। इस क्वेश्चन में कितने बार कंपाउंडिंग है? 3, तो पावर 3। सॉल्व कर लीजिए, सीधा 133 आ रहा है क्या? देखिए, तो ये जो फॉर्मूला है, इसके बजाय आप पहले यहां से सीखिए तो आपके फॉर्मूला रियली में समझ में आएगा। तो ये जो 133 है फिगर, ये ऐसे निकाल सकते हैं अपन डायरेक्टली। तो ऊपर वाला एग्जांपल के लिए अंडरस्टैंड करने के लिए मैंने बनाया है। द फॉर्मूला इज A इज इक्वल टू P 1 प्लस आई टू द पावर N। बनाया आपने? तो N क्या है यहां पर? देखिए, फिर से लिख रहा हूं कंपाउंड इंटरेस्ट कंसेप्ट में। A इज इक्वल टू, हाँ जी, P इन ब्रैकेट 1 प्लस आई टू द पावर N। ध्यान रखना, N का मतलब होता है यहां पर N इज इक्वल टू नंबर ऑफ कंपाउंडिंग। कितने बार आपने कंपाउंडिंग की इन टोटल टाइम। अब अगर मैं इसी क्वेश्चन में हाफ ईयरली कंपाउंडिंग बोलता तो कितने बार कंपाउंडिंग होती? 6 बार। 3 साल में कितने बार होती? हाफ ईयरली कंपाउंडिंग मतलब 1 साल में 2 बार कंपाउंड होगा, तो 3 साल में 6 बार। पॉइंट समझ में आ रहा है? अब मैं सीधा अमाउंट का एक क्वेश्चन दे रहा हूं, ठीक है? तो हम कंपाउंड कॉन्सेप्ट को तो एक लेवल तक समझ गया। नाउ हैंडल द क्वेश्चन। नाउ द क्वेश्चन इज, calculate the amount of a deposit of rupees 90,000. Compute the amount of a deposit of rupees 90,000 at the rate of 9% per annum, 9% पर एनम, ब्रैकेट में लिख लीजिए कंपाउंडेड एनुअली। पहले बेसिक ले लेते हैं एनुअल कंपाउंडिंग, फिर अगले क्वेश्चन से हम कंपाउंडिंग चेंज। 9% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली फॉर, कंपाउंडेड एनुअली फॉर A 5 years, B 25 years, C 50 years। 3 क्वेश्चन तैयार हो गए, 5 साल के लिए, 25 साल के लिए, 50 साल के लिए। समझ में आ रही बात? तो चले 5 साल का तो बनाते हैं पहले। हर बार जब भी बनाएंगे, ये फेयर कॉपी मान लीजिए ना, हर बार बनाएंगे पूरे फॉर्मूला लिखना है। मैं धीरे धीरे बना रहा हूं, तो अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो पहला फॉर्मूला फिर से लिखना है, A इज इक्वल टू P 1 प्लस आई टू द पावर N। सही है फॉर्मूला? तो बताइए P कितना लिखना है? 90,000 इन ब्रैकेट 1 कितना परसेंट है? 9%। तो आई कितना हुआ? कंपाउंडिंग कैसी है?
ईयरली, एनुअल मतलब ईयरली, तो ईयरली कंपाउंड, तो रेट भी क्या लेना है, ईयरली, तो ईयर में तो दिया है, कुछ कन्वर्ट करना ही नहीं है इसमें तो 9% में आई कितना होगा, 0.09। ये समझ में आता है, कैलकुलेटर से निकाल कर पूछिए, कोई दिक्कत नहीं है, 4 ही बार करेंगे। तो क्या मैं सीधा सीधा 1.09 लिखना शुरू करूं क्या, थोड़ा एक स्टेप आगे बढ़ जाऊं क्या? कौन सा मेरे को एग्जाम में सॉल्व करना, मेरे को तो ऑप्शन टिक करना है, तो धीरे स्पीड बढ़ाते हैं अब अपन। तो 1 प्लस फिर 9 डिवाइड बाई 100 करते थे, फिर उसको छोड़ो, आप फास्ट बनो थोड़ा सा, फिर 1 प्लस 0.09 लिखने के बजाय 1.09 लिख देता हूं, चलेगा क्या? टू द पावर n क्या है, नंबर ऑफ कंपाउंडिंग, कितने साल है, 5 साल, और ईयरली कंपाउंडिंग तो एक साल में कितने बार कंपाउंड होगा, एक बार, तो 5 बार में कितने होगा, 5, तो टू द पावर 5। इसको ईयर मानने की भूल मत करना, यहां तो चल जाएगा, अगले क्वेश्चन में फंसोगे। n इज अ नंबर ऑफ कंपाउंडिंग, बस अब क्वेश्चन में कुछ बचा नहीं। पावर का मतलब तो समझते ही हो गया आप लोग। तो 90,000 इंटू, देखिए भाई जिनको नहीं पता, 1.09 टू द पावर 5 का मतलब होता है ये फिगर अपने आप से कितने बार मल्टीप्लाई होगा, 5 बार, मतलब 1 पॉइंट, मैं साइड में लिख रहा हूं 09, जिसको भी कंफ्यूजन है, इंटू 1.09 इंटू 1.09 इंटू 1.09 इंटू 1.09, इसका ये मतलब होता है। समझ में आ रही बात? हालांकि इसको हम कैलकुलेटर से निकाल सकते हैं। 1.09 टाइप कीजिए, टाइप कर लिए, इनटू का बटन दबाना है, इक्वल टू का बटन दबाना है। जैसे आप इक्वल टू का बटन पहली बार दबाते तो आता है पावर 2, तो हमेशा टाइप करते समय 2 काउंट करना है। 1.09 इंटू इक्वल टू जैसे ही दबाएंगे तो क्या काउंट करना है, 2, क्यों? क्योंकि पावर 2 हो गया, कभी गलती नहीं होगी। 2, देन फिर इक्वल टू का बटन दबाना है, ये हो गया 3, फिर इक्वल टू का बटन ये हो गया 4, फिर इक्वल टू का बटन दबाएंगे, हो गया 5। कितना आ रहा है, 1.09 इंटू 2, 3, 4, 5, 1.53 आ रहा है क्या, 1.5386, 4 फिगर तक ले लेते हैं, एक्यूरेसी रहेगी। समझ में आ रही बात? किसी का नहीं आया हूं, देख लो भाई, किसी फिगर का अगर हम पावर निकालना है तो इनटू इज इक्वल टू वो आएगा 2, 3, 4, 5, ऐसा निकालना है। किसी के कैलकुलेटर में नहीं आया हूं, एनीवन? ये निकालिए पहले, फिर तो कुछ है ही नहीं। ये सबका आ गया क्या? ऐसा है फिगर, इनटू फिर इज इक्वल टू, इज इक्वल टू पहली बार दबाएंगे तो कितना काउंट करना है, 2। कई लोग क्या 1, 2, 3 काउंट करते हैं, एक आगे बढ़ जाते हैं। कॉन्सेप्ट पे चली, क्योंकि इक्वल टू दबाता है या पावर 2 आता है, तो इसलिए 2 काउंट करो, 2, 3, 4, 5 ऐसा। बाजू वाले के कैलकुलेटर में आने से नहीं चलेगा, आपके कैलकुलेटर में आना चाहिए, और आना ही चाहिए। फिर ये पावर निकालने के बेसिक चीजों में कंफ्यूज हो गए तो नहीं चलेगा। मैडम नहीं आया? आ गया? और किसी का नहीं आया? चेक करो तो बाजू वाले निकाल रहे हैं कि नहीं, सब निकलवाओ इनसे पावर। आंसर आ गया 138,474, सबका आ गया आंसर, 5 साल का। आगे बढ़े, इसमें दिक्कत तो नहीं है, बार बार इस पे नहीं काम करेंगे अपन, है ना? दिक्कत है तो अभी से बता दो। के फंक्शन वाले कैलकुलेटर में आंसर एक बार में नहीं आता, ये बस है, उसमें 2 बार इंटू दबाना पड़ता है। अगर किसी का के फंक्शन वैसे सबका आ गया तो नहीं होगा, फिर के फंक्शन वाले कैलकुलेटर में ऐसे नहीं आता आंसर, उसमें इंटू का बटन 2 बार दबाना पड़ता है तो फिर आता है, ठीक है? के फंक्शन का मतलब होता है आप किसी भी कैलकुलेटर में कोई फिगर जैसे 25 टाइप करके 2 बार कोई फंक्शन दबाइए, इंटू इंटू 2 बार दबाइए। क्या स्क्रीन में किसी के के लिखा हुआ आया क्या? तो जिसकी स्क्रीन में के लिखा हुआ आया, किसका आया?
ठीक है, तो आपका आंसर आ रहा था पहले भी? हाँ, कैसे अलग अलग? अरे दीदी ऐसे करोगे तो शाम हो जाएगी। यही तो मैं पूछ रहा था, मैं इसलिए रुका ही इसलिए था कि कोई पूछ क्यों नहीं रहा है। तो आपको नहीं आ रहा था ना, तो बताने में शर्म क्या है? रिजल्ट बताने में शर्म ना आए तो यहां शर्म मत करो। वह अलग अलग अभी 50 साल में क्या करोगे? समझ रहे हो? तो समझना जरूरी है ना, पूछना जरूरी है। तो अब आप देखिए 2 बार इंटू दबाने से आ रहा है क्या? है ना, 50 साल भी है ना उसमें। 1.09 इंटू 1.09 इंटू 1 कल तक होगा। अभी 100 साल का दे दूंगा तो। चलिए आगे चले, सुनिए प्लीज, एनर्जी बचा के रखो। 6:30 बजे तक सुनना है मेरे को आपको। फिर से बता देता हूं, जिनका के फंक्शन वाला कैलकुलेटर ऐसा नहीं आ रहा है, भैया ये मैं कॉन्सेप्ट बताने के लिए बताया हूं, ऐसा बनाओगे तो पूरा टाइम खत्म हो जाएगा। 1.09 इंटू फिर इज इक्वल टू ऐसा होगा, जिनका नहीं आ रहा है। कुछ महंगे कैलकुलेटर में ऐसा निकलता है, महंगे आते हैं ना के फंक्शन वाले। ये ठीक है, जो बेसिक कैलकुलेटर अपना है ना 80, 100, 150 कितने में आता है, इसमें सब निकल जाता है। 3 ये जो मैं लिख रहा हूं ना, ये लिख लेना, कभी भूल जाओगे तो इसी से रिकॉल होगा कैसे निकाला है। पैटर्न इसलिए लिख रहा हूं मैं, ये सबके लिए नहीं है, सबके लिए ये पहला वाला है। पैटर्न लिख लेना, ये पावर 2 है, 3 है, 4 है, 5। चलिए अब हट जाऊं, यहां से आगे बढ़ूं एक स्टेप। ध्यान से सुनेंगे तो ही सीख पाएंगे, ध्यान रखना। जिनसे आप बात कर रहे हो वो आपको बाद में भी अवेलेबल होंगे, मैं नहीं होऊंगा। अब जो दूसरा क्वेश्चन था 25 साल वाला, तो उसके लिए कुछ नहीं है। ए फिर से फॉर्मूला लिखिए, बी क्वेश्चन जो था बनाना है ना प्रॉपर। P1 प्लस आई टू द पावर n। P कितना था? 90,000 इन ब्रैकेट 1.09 टू द पावर 25 था, क्योंकि एनुअल कंपाउंडिंग है तो 25। तो 90,000 इंटू, अब ये निकाल लीजिए, 1.09 इंटू इज इक्वल टू, पहला इज इक्वल टू में क्या आता है? 2, फिर क्या आता है? 3। सही है ना? कितना आ रहा है बताओ? 0.09, 8.6238 30, सॉरी 1 कर सकते हैं। 8.6231 08 है तो मैंने राउंड ऑफ कर दिया। आया क्या सबका? कितने लोग का आ गया ये फिगर? ओके, अब देखिए ध्यान से, आंसर तो आ ही जाएगा, पहले आंसर निकाल लेते हैं। ठीक है, देखिए भाई ध्यान से देखना, 1.09 टाइप किया होगा आपने, इंटू का बटन दबाया होगा, जो के फंक्शन वाले 2 बार इंटू का बटन दबाए होंगे। इज इक्वल टू दबाएंगे तो ये क्या आ गया? पावर 2। फिर से दबाएंगे तो क्या आएगा? ये बना लीजिए आप ना, 3। फिर से, हाँ जी 4 बताना है, फिर से 5, फिर नहीं दबाना है, इंटू का बटन दबाइए। इससे मल्टीपल में आपका जंपिंग में आंसर आ जाएगा। जैसे ही आपने इसके बाद इंटू दबाया तो 5 के टेबल में आंसर मल्टीपल होगा, मतलब अगला आएगा 10, उसका अगला आएगा सीधा 15, उसके बाद अगला आएगा 20 और सीधा आ जाएगा 25। ये सीखिए, चेक कीजिए और लिख लीजिए।
इस चैप्टर में धीरे धीरे मैं कुछ ऐसे सीक्रेट्स बताऊंगा आपको जो केवल चार्टर्ड अकाउंटेंट को ही पता रहते हैं, अभी शुरू भी नहीं हुआ है। और वो किसी को मत बताना, तभी तो भीड़ से अलग दिखोगे। अरे पता नहीं क्या करता है, कैलकुलेट करके आंसर निकाल देता है। बैंक में जब फाइनेंस के लिए क्लाइंट के लिए जाओगे ना, ईएमआई इतने फास्ट निकालोगे, बैंक मैनेजर सॉफ्टवेयर ढूंढता रहेगा और आप बोलोगे सर इतनी ईएमआई आगे देख लो, तभी तो इंप्रेशन पड़ेगा भैया। अभी तो चलो एग्जाम दे दो। ये समझ में आया क्या? तो जब आप मल्टीप्लाई करके इज इक्वल टू टाइप करते हो ना, नहीं दिख रहा है? ये देखिए, नहीं आ रहा है? सब तो लिख दिया दीदी, बस ये जो बटन है इसको दबाना ही तो है बस। ये देखो, इसको मैं पढ़ के बता देता हूं। टाइप करो 1.09, टाइप किए, हाँ, फिर इनटू का बटन दबाओ, फिर इक्वल टू दबाओ, ये 2 आ गया, फिर इक्वल टू 3 आ गया, फिर इक्वल टू 4 आ गया, फिर इक्वल टू 5 आ गया, फिर इनटू, फिर इक्वल टू 10 आ गया, फिर इक्वल टू दबाओ, 15 आ गया, फिर इक्वल टू दबाओ, 20 आ गया, फिर इक्वल टू दबाओ, 25। अब देखो ये आया क्या? हाँ जी, आ गया। तो बस इसको बटन दबाना ही तो है, पूरा तो लिख दिया हूं, देख देख के बटन तो दबाओ। प्लीज बिहेव लाइक अ गुड कैलकुलेटर ऑपरेटर। मैं तो लिख के बता रहा हूं पूरा, खुद से निकालो, उनसे पढ़ोगे नहीं समझ में आएगा, उनको खुद को नहीं आ रहा है। पूरे बटन लिख दिया हूं फिर भी नहीं निकाल पा रहे हो, तो चिंताजनक स्थिति में हो। ये देखिए बटन, एक एक बटन दब लिख दिया मैंने, ये बटन है ना बराबर का, दबाओ, निकालो, एक बार मेरे सामने निकालो। आ गया? हाँ जी, तो क्या ये मल्टीपल करना समझ में आया? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला कितने साल का था? सी, सबको बनाना है साथ में। फॉर्मूला फिर से लिखना है, ए इज इक्वल टू पी 1 प्लस, बातचीत बंद कीजिए प्लीज, प्लीज प्लीज सर, प्लीज बातचीत बंद कीजिए, बात करना बाहर जाके करके आ जाइए, कोई दिक्कत नहीं। 1 प्लस आई टू द पावर एन, जितने बार बनाएंगे उतने बार फॉर्मूला लिखना है। क्यों बार बार सर लिखवा रहे हैं? उतना दिमाग मत लगाओ, मैं 20 साल लगा लिया हूं, है ना। ए इज इक्वल टू पी 1 प्लस आई टू द पावर एन, कितना है पी? 90,000। हाँ जी, 1.09 टू द पावर 50 इज इक्वल टू 90,000 इंटू, अब ये निकालना है 1.09 टाइप करेंगे, 1.09 टाइप करेंगे इंटू इज इक्वल टू, ये कितना आ गया? 2, सही है। ये कितना आ गया? 3 पावर 3, ये कितना आ गया? पावर 4, ये आ गया पावर 5। फिर इंटू दबा देते हैं, तो ये कितना आएगा बताओ? ये आएगा 10, ये 15, ये 25 का टेबल समझ में आ रहा है? फिर से इंटू दबा दो, फिर से इंटू दबा दो, तो अगला 25 के टेबल में अगले ही इक्वल टू में 50 आ जाएगा। मतलब इस बार मैंने 2 बार 3 बार मल्टीप्लिकेशन का यूज किया है। कितने भी साल का निकाल सकते हो, इसको सीख जाओ बस। तो ये बच्चों वाली चीज हो जानी चाहिए साइड, ताकि मैं जब कुछ एन्युटी में बताऊं तो ये सब फालतू चीज बीच में नहीं आनी चाहिए। हाँ सर, जाइए जाइए, बात करने जाना है किसी से? हाँ, नहीं किसी को ले जाना है ले जाओ। मैं सोचा मैं सजेस्ट किया ना बाहर जाकर बात करके, तो सर हम दोनों को जाना है, जाओ। हाँ जी, ये निकाल पा रहे हो कि नहीं? आराम से निकाल लीजिए। कितना आ रहा है मैं एक बार मैं भी देख लेता हूँ। 1.09 इंटू 2 3 4 5 इंटू 10 15 20 25 इंटू इज इक्वल टू, ये आ रहा है 74.3575, ये आ रहा है, सही है ना। 4 फिगर तक ले रहा हूं मैं ताकि एक्यूरेसी बनी रहे इसमें। ये आ जाएगा 6692175।
66,92,000। 90,000 बन गए 66,92,000। तो पावर निकालना आ गया आपको सबको? ठीक है। अब ध्यान से सुनना, मैं जो सिखा रहा हूं आपको। तो हमको कुल मिलाकर ये तो समझ में आ गया फॉर्मूला, कंपाउंड इंटरेस्ट में A इज इक्वल टू P 1 प्लस आई टू द पावर n। अब ये फॉर्मूला जो है ना, इसमें 1 प्लस आई टू द पावर n, ये इस पे अंडरस्टैंडिंग डेवलप करो, ये चीज क्या है। व्हाट इज 1 प्लस आई टू द पावर n? अपने आप में क्या है, A छोड़ो P छोड़ो, 1 प्लस आई टू द पावर n क्या है, सोचना है आपको। यह है अमाउंट ऑफ ₹1। क्या है ये? अमाउंट ऑफ प्रिंसिपल ऑफ ₹1। 1 रुपये अगर मैं जमा करूंगा तो इतना अमाउंट आएगा, इसीलिए तो P से मल्टीप्लाई करते हैं कि अगर P जमा करता हूं तो कितना आएगा। कुछ समझ में आ रही बात? तो ये होता है अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना। एक होता है फॉर्मूला है, वैल्यू डाले, तो उससे बस फॉर्मुलेटिक हो सकते हैं, रोबोटिक हो सकते हैं आप, ह्यूमन ब्रेन नहीं आएगा। तो इट इज व्हाट इज 1 प्लस आई टू द पावर n। ये है 1 रुपये अगर आप प्रिंसिपल जमा करते हो तो 1 प्लस आई टू द पावर n जो भी आ रहा है आपका, जो बार बार आप निकाल रहे हो ना, जैसे कि ये 74 निकला जस्ट लास्ट क्वेश्चन में आपका 1 प्लस आई टू द पावर n कितना आया, 74.35। समझ में आ रही बात? तो आप सोचना 74.3575 क्या है। ये है अगर आप 1 रुपये जमा किए होते ना शुरू में तो 74.35 रुपीज आपको अमाउंट मिला होता। तो 90,000 जमा किए तो कितना मिलेगा, इसलिए तो 90 से मल्टीप्लाई कर रहे हो। पॉइंट समझ में आया क्या? तो बेसिकली आप ये लिख सकते हैं, अंडरस्टैंडिंग डेवलप कीजिए, 1 प्लस आई टू द पावर n अपने आप में इज एन अमाउंट ऑफ प्रिंसिपल ऑफ ₹1। 1 रुपये प्रिंसिपल का ये अमाउंट है। लिखे आपने? तो इस फॉर्मूले में 1 प्लस आई टू द पावर n क्या है, इट्स अ अमाउंट ऑफ प्रिंसिपल ऑफ ₹1। ठीक है भाई, लिख लिया ना? तो अभी तक हमने फॉर्मूला क्या सीख लिया? अभी तक हमने फॉर्मूला जो सीख लिया, सिंपल इंटरेस्ट कॉन्सेप्ट की अगर मैं बात करूं तो इसमें मैंने सीखा सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू PIT। और एक चीज सीखा इसमें, I और T का बेस सेम होना चाहिए। और मैंने सीखा I इज इक्वल टू रेट डिवाइडेड बाई 100। और फिर A इज इक्वल टू P इन ब्रैकेट 1 प्लस आई टी। पावर जिनको भी बोल रहे हैं वो कंपाउंड में आता है, ठीक है ना? ये सीख लिया हमने। उसके बाद कंपाउंड इंटरेस्ट कॉन्सेप्ट में हमने सीखा अभी तक A निकालना, A इज इक्वल टू P 1 प्लस आई टू द पावर n। यहां पर n जो है, यहां पर I और n का बेस सेम होना चाहिए, समझ रहे हैं? यहां I और n का बेस सेम होना चाहिए। और n अपने आप में क्या है, n ए नंबर ऑफ कंपाउंडिंग, ठीक है? और एक चीज अभी अभी मैंने आपको सीखा, हाँ इसमें एक चीज और सीख ली हमने पावर निकालना सीख लिया। जैसे कि 1 प्लस आई टू द पावर n जो है उसको हम कैसे निकालते हैं। तो उसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं, उस फिगर को ले लेते हैं जो 1 प्लस आई जो भी आया, जैसे 1.09 आ रहा था, उस फिगर के बाद क्या करना है, इनटू इज इक्वल टू, के फंक्शन है तो 2 बार इनटू, और फिर ऐसा चलना है, ये 2 आएगा एंड देन 3 एंड सो ऑन। और बाद में मल्टीप्लिकेशन यूज करेंगे तो जस्ट पहले जो फिगर आया उसके टेबल शुरू हो जाएगा। इस तरीके से हम जंपिंग कर सकते हैं, 100 ईयर का भी निकाल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। ये सीखा हमने। और अभी अभी मैंने आपको बताया बेसिकली 1 प्लस आई टू द पावर n इज नथिंग बट इज एन अमाउंट ऑफ ₹1। ₹1 क्या है यहां पर, प्रिंसिपल। ये समझ में आया क्या? ठीक है, सुनना ध्यान से। तो पहुंच गए हम
अब अगर मैं बाजू में लिख रहा हूं, अब अगर ये सीख गए आप कि ये 1 रुपए का अमाउंट है, तो जो भी अमाउंट होता है उसमें प्रिंसिपल शामिल होता है कि नहीं? अमाउंट मतलब क्या होता है? प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो ये 1 रुपए का अमाउंट है, मतलब 1 रुपए इसमें शामिल है। तो किसी भी अमाउंट में अगर मैं प्रिंसिपल माइनस कर दूं तो क्या आता है? इंटरेस्ट। तो इसका मतलब हो गया कि मैं 1 प्लस आई टू द पावर एन में -1 कर दूंगा तो ये क्या आ गया? इंटरेस्ट। किसका इंटरेस्ट? 1 रुपए प्रिंसिपल का इंटरेस्ट। और अगर इसको P से मल्टीप्लाई कर दिया तो मेरे को इंटरेस्ट मिल जाएगा। दिस इज योर फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट डायरेक्टली। कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मूले में 1 प्लस आई टू द पावर एन -1 रहता है। -1 क्यों रहता है समझाने की कोशिश कर रहा था। समझ में आया तो अच्छी बात है, नहीं तो फॉर्मूला याद करना है आपको। नाउ वी गॉट अनदर फॉर्मूला, डायरेक्ट कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू P 1 प्लस आई टू द पावर एन -1। व्हाई इट इज -1 ये आपको समझना है, क्योंकि ये 1 रुपए का अमाउंट है और ये 1 रुपए उसका प्रिंसिपल है। जब माइनस कर देंगे तो ये क्या आ गया? इंटरेस्ट। तो 1 रुपए पे इतना इंटरेस्ट, तो P रुपीस पे कितना इंटरेस्ट? P से मल्टीप्लाई कर दिया। तो नाउ वी गॉट अ फॉर्मूला ऑफ डायरेक्ट कंपाउंड इंटरेस्ट। फिर से लिखते हैं, थोड़ा प्रैक्टिस हो जाएगी। नाउ वी गॉट कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू P, एक बड़ा ब्रैकेट बना लेते हैं, 1 प्लस आई टू द पावर n -1, क्योंकि पहले अंदर को कैलकुलेट करना पड़ेगा इसलिए ब्रैकेट बनाए। ये जो आपने 1 प्लस आई टू द पावर n -1 निकाला ना, इसको इफेक्टिव रेट भी बोला जाता है। क्या बोलते हैं? इफेक्टिव रेट। अगर ऐसा बोलेंगे ना, व्हाट इज द इफेक्टिव रेट, इफेक्टिव रेट का फॉर्मूला भी यही होता है। इफेक्टिव रेट इज इक्वल टू 1 प्लस आई टू द पावर n -1। दिस मे बी कॉल्ड इफेक्टिव रेट। ऐसा भी क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है, व्हाट इज द इफेक्टिव रेट। तो कैलकुलेट कीजिए एक क्वेश्चन, ठीक है। तो अब इसमें मैं आपसे इंटरेस्ट पूछता हूं। कैलकुलेट कंपाउंड इंटरेस्ट, कैलकुलेट कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ अ डिपॉजिट, कैलकुलेट कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ अ डिपॉजिट ऑफ रुपीज 3,50,000 at the rate of 11% per annum compounded annually। बस अब अगले क्वेश्चन में कंपाउंडिंग चेंज करके प्रैक्टिस कर लेंगे। तो फॉर्मूला क्या है इसका बताइए। कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू, फिर से लिखना है फॉर्मूला, P 1 प्लस आई टू द पावर n -1। P है हमारे पास 3,50,000 इन ब्रैकेट। क्या मैं 1.11 सीधा लिखूं? अब चलेगा? टू द पावर अच्छा टाइम नहीं बताया क्या? टाइम लिख लीजिए। टाइम ले लेते हैं अपन 5 ईयर ले लीजिए। टू द पावर 5 -1, सिंपल। 1.11 इंटू 2345 -1 इंटू 3,50,000। $239,770 अप्रॉक्स आ रहा है क्या? और अगर मैं आपसे अमाउंट पूछूंगा तो इसको प्रिंसिपल में जोड़ देना, अमाउंट आ जाएगा। और अमाउंट के डायरेक्ट फॉर्मूले से निकालकर चेक कर लेना।
थोड़ा देख लेना बाजू वाले बना रहे हैं कि नहीं, कॉपी देख लीजिए। क्योंकि आपके बाजू वाला जब नहीं बनाता ना तो सबसे बड़ा नुकसान आपका खुद का होता है, वो आपको डिस्टर्ब करता है, उसके बाद बात करने का समय मिल जाता है, और एक दो बार समझाने से वो नहीं समझता तो कोई उलझने की जरूरत नहीं, चेंज द प्लेस। लाइफ में हर जगह बाईपास रहता है। कभी भी लाइफ में आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उस प्रॉब्लम से टकराना नहीं है, बाईपास लीजिए और साइड निकल जाइए। अगर उस प्रॉब्लम से टकराएंगे तो आपकी एनर्जी वेस्ट होगी, आपका ऑब्जेक्ट दूर चला जाएगा। हमेशा पहचानिए आपका ऑब्जेक्ट क्या है। आए क्या आंसर? पक्का? अब मैं चाहता हूं कि थोड़ा सा बोर हो गया मैं कंपाउंडेड एनुअली बोल बोल के, मैं कंपाउंडिंग हाफ ईयरली और कंपाउंडिंग क्वार्टरली, कंपाउंडिंग मंथली देना चाहता हूं। बनेगा क्या? ठीक है। अब जहां ज्यादातर लोग मिस्टेक करते हैं वहां पे एंटर कर रहा हूं मैं, कोशिश करना मिस्टेक ना हो। नाउ राइट देन एग्जाम्पल, पुरानी वर्किंग छोड़ देना, घर में करते रहना। थक गए क्या? नहीं थके? लिखिए। थक गए होंगे तो बताना। कैलकुलेट अमाउंट ऑफ अ डिपॉजिट ऑफ रुपीज 1,50,000 देखो ना बाजू वाले ने लिख लिया होगा। अगर आप कभी भी क्लास में टीचर्स कुछ लिखा रहे हैं और हर बार आपको बाजू वाले को देखना पड़ता है कॉपी को, तो समझ लेना आपकी स्पीड कम है। समझ रहे? कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ अ डिपॉजिट ऑफ रुपीज 1,50,000 एट द रेट ऑफ 12% per annum compounded half yearly for 5 years। बस एक ही चेंज है इस क्वेश्चन में, ऐसे बहुत सारे बना लिए हमने। कंपाउंडेड हाफ ईयरली, फॉर्मूला बताइए मेरे को। फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला लिख के ही बनाना। A इज इक्वल टू P 1 प्लस आई टू द पावर n। तो A निकालना है हमको। P कितना दिया है? 1,50,000। 1 प्लस क्या लिखना बताइए, और n में क्या लिखना बताइए? 0.06। 0 या 0.12 तो कोई नहीं लिख रहा है। ध्यान देना, हाफ ईयरली अगर कंपाउंडिंग है तो रेट भी हाफ ईयर का लगेगा। ये रेट कैसा दिया है? ईयरली रेट मत डाल देना। 12% एक साल का रेट है, तो हाफ ईयर का रेट कितना हुआ? निकाल पाओगे? एक साल में 12%, तो 6 महीने में, आधे साल में 6%। तो 6% से आई निकालना, तो ये आएगा 0.06। यहां होती है मिस्टेक, ध्यान देना। ठीक है? और एन को जो टाइम समझने की गलती करते फिर मिस्टेक करते हैं। 5 साल का समय है, कितने? एन इज व्हाट? एन क्या है? एन इज नंबर ऑफ कंपाउंडिंग है। तो एक साल में अगर हाफ ईयर में कंपाउंडिंग हो रही तो एक साल में कितने बार कंपाउंडिंग होगी? 2 बार। तो 5 साल में कितने बार होगी? तो यहां आएगा 10। इसके बाद तो कुछ बताने की जरूरत ही नहीं है। बस ये 2 सेटिंग सीख जाइए, आखिरी तक गलती यही होती है। एन्युटी में भी यही गलती होती है। पॉइंट 06 और ये 10 लिखने में किसी को अभी भी समस्या तो बताइए, नहीं तो फिर कैलकुलेट कर लेते हैं, कैलकुलेशन का काम।
0.06 सबको समझ में आ रहा है? क्योंकि हाफ ईयरली कंपाउंडिंग है, इसलिए हाफ ईयर का रेट लेना है। जो कि 6% होगा, इसलिए 6% से आई होगा 6 डिवाइडेड बाई 100 इज इक्वल टू 0.06। ये ऐसा निकला। n होता है हम कितनी बार कंपाउंडिंग करेंगे। हाफ ईयरली कंपाउंडिंग का मतलब है, कंपाउंडिंग का मतलब है एक साल में 2 बार कंपाउंडिंग हो रही है, इसलिए 5 साल में 5 into 2 इज इक्वल टू 10 बार कंपाउंडिंग होगी। इसलिए n इज इक्वल टू 10। जब भी कंफ्यूजन हो इसको पढ़ लेना, और जो लैंग्वेज में आपको समझ में आए तो उस लैंग्वेज में लिख लेना। आपको गुजराती समझ आए गुजराती में लिख लेना, क्योंकि हमको लिखना तो वहां है ही नहीं। आई और एन पे मैं रुक गया हूं, क्या समझ में आ रहा है वाकई में? तो क्या अगला क्वेश्चन क्या वाकई में समझ गए तो अगला क्वेश्चन बन जाएगा? अरे यार इसका फॉर्मेलिटीज का आंसर तो बता दो। 1.06 इंटू 2 3 4 5 इंटू इज इक्वल टू इंटू 150। ये आ रहा है 268627। ठीक है ना? लिखिए अगला क्वेश्चन। calculate the amount of a deposit of rupees 40,000 at the rate of 9% per annum compounded quarterly। ध्यान रखना, बाजू वाले की कॉपी देख के लिखना पड़ रहा है तो आपकी स्पीड कम है। बता रहा हूं ना, यहां तक तो लिखो। कई लोग तो अभी देख रहे हैं कौन क्या लिखा है। हाँ जी, क्या लिखा है मैंने? कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ अ डिपॉजिट ऑफ रुपीज 40,000 एट द रेट ऑफ 9% पर एनम कंपाउंडेड क्वार्टरली इन 5 years। एक क्वार्टर में कितने मंथ होते हैं? जितने लोग 4 बोल रहे हैं कंफ्यूज मैन है। हर बार मैं पूछता हूं ना क्लास में 50% 60% लोग 4 ही बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? मैं आज तक रिसर्च नहीं कर पाया। अगर एक क्वार्टर में 4 महीने होंगे, एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं, तो 4 चौक 16 महीने का हो गया साल। मंगल ग्रह में हो क्या? एक साल में 12 महीने होते हैं और एक क्वार्टर मतलब 4 हिस्से,
तो जब 12 को 4 से डिवाइड करोगे तो आएगा 3। ठीक है ना, बस इससे बड़ा हिंट नहीं दे सकता इस क्वेश्चन के लिए। फॉर्मूला लिख के बनाना, a इज इक्वल टू पी 1 प्लस आई टू द पावर n। a इज इक्वल टू पी था हमारा 40,000, 1 प्लस ईयरली कंपाउंड है तो ईयर का रेट लेना है, हाफ ईयरली कंपाउंड है तो हाफ ईयर का रेट लेना है, क्वार्टरली कंपाउंड है तो क्वार्टर का रेट लेना है, मंथली कंपाउंड है तो मंथ का रेट लेना है। इतना सिंपल कॉन्सेप्ट है बस। हाँ जी बताइए मैडम, कितना लिया आई? दो जगह खाली छोड़ दिया हूं मैं, देखिए ये और ये, इसके बाद कुछ है नहीं। 0.0225 आपके हिसाब से? हाँ जी मैडम, आई सब निकाल लेना भाई। कितना है? पॉइंट आई पूछ रहा हूं, आई मतलब मराठी वाला नहीं। हाँ 0.03 कैसे निकाले दीदी बताओ? खड़े हो खड़े हो। हाँ एक मिनट, थोड़ा सा बातचीत करने नहीं दे रहे हो आप लोग, आप ही लोग करते हो, हमको भी तो बात करने मन करता है। हाँ 9% एक साल का रेट है। हाँ कैसे निकाले? क्वार्टरली कंपाउंड है तो क्वार्टर का रेट लेना, ठीक है। एक क्वार्टर में 3 महीने होते हैं, ठीक है। हाँ 3% पर एनम लेना है। 9% पर एनम दिया ना, 3% पर क्वार्टर, वही तो पूछ रहा हूं 3% कैसे निकाला आपने वो बताइए। एक साल का 9% है तो 3 महीने का निकालना है ना। तो अगर 12 महीने का 9% है तो बताइए 3 महीने का कितना होगा? 9 डिवाइडेड बाई 12 इंटू 3। देखो जरा, निकालो ना। 2 पॉइंट, तो 3 कहां से उठा के लाए थे? अगर आपको 12 महीने का रेट दिया है तो 3 महीने का क्यों नहीं निकाल रहे हो? निकालो आराम से। 9 डिवाइडेड बाई 12 इंटू 3, 2.25। ये निकाल पा रहे हैं सब? फिर से सुन लीजिए सर, बातचीत मत कीजिए, जिसको बात करना बाहर जाइए प्लीज, है ना, नहीं तो मैं निकाल दूंगा, चिंता मत करो। अगर एक साल का ईयरली कंपाउंड है तो ईयर का रेट लेना है, हाफ ईयरली कंपाउंड है तो हाफ ईयर का रेट लेना है। इस बार मैंने क्या दे दिया? क्वार्टरली कंपाउंड। तो कॉन्सेप्ट तो वही है, कुछ नया नहीं है। तो क्वार्टर मतलब 3 महीना होता है, तो 3 महीने का रेट लेना है हमको। तो 12 महीने का रेट दिया आपको तो 1 साल का, तो 12 महीने का रेट 9%, तो 3 महीने का रेट कितना? प्लीज निकालिए सब। तो ये 2.25 क्या है? क्या है ये? परसेंटेज। सही है कि नहीं? और आई निकालने के लिए डिवाइडेड बाई 100, तो ये आ गया आपका 0.0225। अब 0.0 लिख लेना, जिसकी वैसी हैबिट है ना। मेरे को टाइम वेस्टिंग लगता है पॉइंट के पहले 0 लिखना। हाँ जी समझ में आया क्या मैडम? समझ में आया पक्का? तो 4-5 लोग को सिखाना है आपको, ऐसे बहुत सारे भी बैठे, मेरे को मालूम है, बैठिए। हाँ जी अब n लेना है। हाँ जी मैडम आप बताइए बाजू में, n कितना लिया आपने? 15 लिए? 15। अच्छा कैसे लिए? 5 साल दिया। तो n क्या होता है? आपने 15 लिया ना, ठीक है। n क्या होता है? नंबर ऑफ कंपाउंडिंग। क्वार्टरली कंपाउंड मतलब एक साल में कितने बार कंपाउंड होगा? 4 बार होगा ना।
तो 5 साल में कितने बार होगा? दीदी इधर देखो, हंसने से तो फेल हो जाएंगे। बेसिक चीजें हैं, क्लास 5वीं में सिखा दिया जाता है, 5वीं 6वीं में। समझ रहे हैं? इतने देर से बैठे थे, रीचेक कर लेते। मेरे को तो यहां से दिख रहा था गलत बनाए हो आप, एकदम वहां से स्मेल आ रही थी गलती की। क्यों मैं वहीं पर पूछ रहा हूं? बताइए कितना आएगा? 15 आएगा। अच्छा, कैसे फिर से बताते हैं। n क्या होता है? हाँ, 20 आएगा पक्का। अब अगले क्वेश्चन में आपसे ही पूछूंगा, गलती नहीं करना। टू द पावर 20, केवल ये i और n निकालने में गलती होती है और कहीं गलती नहीं होती। इसको बस सावधानी से निकाल लीजिए, एन्यूटी तक कहीं गलती नहीं होगी। समझ रहे हैं? तो ये अकेले नहीं है, बहुत सारे हैं ऐसे, मैं बता दूंगा आपको अभी। बैठिए, अब मिस्टेक नहीं करना, मैं आप दोनों से ही पूछूंगा। मतलब ऐसा पर्सनली मत लेना, आप जैसे बहुत सारे हैं तो उनको सुधारना है मेरे को। जब भी इसमें मिस्टेक होगी इन दोनों से पूछना है ना। तो ये पावर आ गया। अब इसके बाद तो कैलकुलेटर ऑपरेटर की भूमिका निभाना है हमको। कंप्यूटर ऑपरेटर भी नहीं, कैलकुलेटर ऑपरेटर। तो बनाते 1.0225 इंटू 2, 3, 4, 5 इंटू 10, 15, 20, 40,000 इंटू 1.5605 इंटू 40,000। सीधा कर देता हूं मैं। इतना ही आ रहा है ना? 62,420 पॉइंट। अगला क्वेश्चन मंथली कंपाउंड का देने वाला हूं, बन जाएगा? तो बनाइए, लिखिए। बाजू वाले का देख के क्वेश्चन मत लिखना ना। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ अ डिपॉजिट ऑफ रुपीज 3 lakh at the rate of 12% per annum compounded monthly for 3 years. क्वेश्चन लिख लिया सबने? डिपॉजिट है 3 लाख, टाइम है 3 साल, मंथली कंपाउंडिंग है, रेट है 12% पर एनम। सॉल्यूशन बनाना शुरू करेंगे तो फॉर्मूला लिखना है, फिर से बोलना है a इज इक्वल टू p 1 प्लस आई टू द पावर n। p हो जाएगा 3 लाख, 1 प्लस टू द पावर ईयरली कंपाउंड है तो ईयर का रेट लेना है, हाफ ईयरली कंपाउंड है तो हाफ ईयर का रेट लेना है, क्वार्टरली कंपाउंड है तो क्वार्टर का रेट लेना है, मंथली कंपाउंड है तो मंथ का रेट लेना है। हर बार यही याद दिलाऊंगा आपको। हाँ जी, आई और एन लिख लिए क्या सबने? पक्का? ठीक है। हाँ जी मैडम बताइए, आई कितना लियो? 0.12। अच्छा 0.12। हाँ जी मैडम, एन कितना लिए? 36। हाँ आप तो सही बना लिया, आप सीख गए। 0.12 कहां से लाए मैडम? कौन सा कंपाउंडिंग है बताइए?
कंपाउंडिंग क्या है? क्वेश्चन पढ़ के बताइए ना। कंपाउंडिंग कैसा है इसमें? ईयरली है, हाफ ईयरली है, क्या है? ईयरली है। क्वेश्चन तो पढ़ो पहले, क्वेश्चन नहीं लिखे? हाँ लिखियो, पढ़ो। कितने परसेंट लिखा है? 12% पर एनम। आगे क्या लिखा है? कंपाउंडेड मंथली, ठीक है, कंपाउंडेड मंथली। तो हमको रेट कैसा लेना है? मंथ का रेट लेना है। कितना रेट दिया ये? 12%, एक साल का। तो एक महीने का कितना रेट हुआ? आप लोग को सुनना है ना, बात नहीं करना है, ये कन्वर्सेशन सुनना है। हाँ जी, मंथली कंपाउंडिंग क्वेश्चन में था, तो मंथली कंपाउंड में रेट कैसा लेते हैं? मंथ का रेट लेते हैं। हाफ ईयरली कंपाउंड में रेट कौन सा लेते हैं? हाफ ईयर का। ईयरली कंपाउंड में रेट कौन सा लेते हैं? ईयर का। क्वार्टरली कंपाउंड में रेट कौन सा लेते हैं? क्वार्टर का। तो ये कौन सा क्वेश्चन है? मंथली कंपाउंडिंग। मंथली कंपाउंडिंग मतलब एक महीने का रेट लेना है। कौन सा रेट दिया है? एक साल का। तो 12 महीने का रेट दिया, एक साल का। तो एक महीने का रेट कितना हुआ? निकालो। एक साल का रेट 12% है, तो एक महीने का कितना? घबराना नहीं है, आराम से आंसर देना। सीखना चाहते हो तो घबराने से नहीं चलेगा। जैसा मैं आपको प्रेशर दे रहा हूं एग्जाम, यही प्रेशर देने वाली है। हाँ जी, तो एक साल में 12%, तो एक महीने का रेट निकाल सकते हो, कितना आएगा? साल भर में 12% रेट है, तो एक महीने का कितना? मैं तो खुद ही इतना सिंपल फिगर दिया हूं। एक साल का रेट कितना है? 12%, तो एक महीने का नहीं निकाल सकते? एक साल में आपको 1,20,000 सैलरी मिल रही, तो एक महीने की सैलरी कितनी हुई? एक साल में 1,20,000 रुपए मिलता है आपको, तो एक महीने का कितना हुआ? आप कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं। हाँ, कैसे निकाले 10,000? हाँ, डिवाइड बाय 12। तो बस वही काम तो करना है यहां पर। एक साल का 12%, तो एक महीने का निकालने के लिए डिवाइड बाय 12 कीजिए। करो, 12% एक साल का है, तो डिवाइड बाय 12 करो, कितना आया? हाँ, कैलकुलेटर में करो ना, गलत निकाल रहे हो आप। डिवाइड 12 भी डिवाइड नहीं कर पा रहे हो, समझो। कितना आया बताइए? मैं छोड़ूंगा नहीं, आप आराम से बताते जाओ, मेरे को जल्दी नहीं है। बैठे हैं सब आराम से। कितना आया? एक साल का रेट कितना है? फिर से शुरू करते हैं। एक साल का रेट कितना है? 12%। एक महीने का निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? 12 महीने के फिगर को एक महीने के निकालने के लिए क्या करते हैं? 12 से डिवाइड करते हैं। आप ही ने बताया ना, तो 12 से डिवाइड करो। 12% एक साल का रेट है, तो 12 से डिवाइड करो, एक महीने का रेट निकल आएगा। 12%, 12 डिवाइडेड बाई 12, 0.08 आ गया। फिर से टाइप करो, एक साल का रेट कितना है? 12%। लिखो कैलकुलेटर में 12, 12, 1 2 1 2 टाइप किए। ये कितने रेट है? एक साल का। कोई भी फिगर को एक महीने का निकालने के लिए क्या करते हैं? 12 से डिवाइड करते हैं। तो इसको 12 से डिवाइड करो, कितना आया? 1 आया। अब पहुंच गए 1 तक, तो एक महीने का रेट कितना हुआ? हड़बड़ाना नहीं है। हाँ जी, मैं मैथ्स में ऐसे ही था आपके जैसा, इसलिए मैं आपका दर्द समझ सकता हूं। मैं ऐसे ही था बिल्कुल। नंबर 50 में 50 लाया था, वो अलग बात। कोई कितना भी इंटेलिजेंट हो, अगर आप हार्डवर्क कर सकते हो तो इंटेलिजेंट को भी पीछे छोड़ सकते हो। इंटेलिजेंट को एक घंटे में समझ में आएगा, मेरे को 3 घंटा लगेगा, इतना ही तो है ना। और मैं 3.5 घंटा पढ़ूंगा तो उससे आगे निकल जाऊंगा। समझना, हार्डवर्क का कोई भी मुकाबला नहीं कर सकता। और सीए के कोर्स में हम यही सीखते हैं, हार्डवर्क करना। कोई कंपटीशन नहीं दे सकता आपको लाइफ में। मैं कल कोर्स की बात नहीं कर रहा हूं। हाँ जी मैडम, पहुंचे क्या? वहां तक बातचीत नहीं करना है ना। तो 12% एक साल का रेट है, तो एक महीने का रेट 1%। यहां तक पहुंच गए। क्यों निकाल रहे हो एक महीने का रेट? मंथली कंपाउंड है तो मंथ का रेट लेना है, तो एक महीने का रेट हो गया 1%। परसेंट से आई कैसे निकालते हैं? डिवाइड बाय 100 करिए, 1 आ गया, 1 को डिवाइड बाय 100 कीजिए, 0.01। तो बस आई आ गया आपका 0.01। समझ में आई बात? अगले क्वेश्चन में फिर पूछूंगा, आप चिंता मत करो। देखिए, पूछ आपसे रहा हूं, पर्सनली मत लेना, ये सिखा बहुत सारे लोगों को रहा हूं, है ना।
और आपको अगर मेरे पूछने से प्रेशर हो रहा होगा तो ये प्रेशर आपको एग्जाम में झेलना ही है। अभी तो क्लोज कैंपस, ठीक है। बाद में रिजल्ट के बाद सब रिश्तेदार भी पूछते हैं क्या हुआ बेटा कर रहा था। याद रखना, जब भी कोई पूछता है ना हमसे क्या कर रहे हो, सीए कर रहा हूं, तो सीए बन जाने तक की इमेज तो पहले इनकैश कर लेते हो आप एक्रूवल बेसिस पर। समझ रहे हैं ना। और उसके बाद फिर ध्यान रखना, उन लोग सब पूछते हैं 6-6 महीने में, 8-8 महीने में क्या हुआ, कोई एग्जाम हुई क्या। और आजकल व्हाट्सएप का जमाना है। पहले तो क्या हमारे समय में रिश्तेदार जो है ना वो समझने में टाइम लग जाता है, 1 साल बाद भी 2 साल भी पूछता था क्या कर रहे हैं। अभी पिछले महीने तो पूछे थे, अच्छा पिछले महीने पूछे थे, ठीक है। टू दी पावर टोटल मिलाकर आप देख लीजिए हमारे पास कितने साल है, 3। तो 1 साल में 12 मंथली कंपाउंडिंग है ना जी। तो मंथली कंपाउंडिंग मतलब 1 साल में कितने बार कंपाउंड होगा, 12 बार। तो 3 साल में कितने होगा, 36 टाइम्स। फिर से बता दूं ये आई और एन निकालने की दिक्कत है और कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद सब केवल फालतू के काम है, क्लेरिकल जॉब। समझ में। 0.01 निकालने में किसी को दिक्कत हो रही है तो एकदम बेशरम बन के पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं है। 0.01 सब निकाल रहे हैं और ये 36 निकालने में किसी को दिक्कत हो रही है, अब आंसर बता दो। इसको मैंने ऐसा निकाला है 101 नेक्स्ट ब्रेक में दिशा चोपड़ा एक्सेल ऑफिस में मिल लीजिएगा। हाँ जी, 1.01 इंटू 36 में जाना है ना, तो 6 तक चले जाते हैं, तो इंटू 2 3 के बाद भी जंप करते ना, फिर इंटू करके 6 में चले जाओ, सही है ना। फिर इंटू 36 में कितना होगा, 12 हो गया, फिर 18, फिर कितना होगा 24, फिर अच्छा वहां से भी तो डबल कर सकते थे। फिर से वैसे ही करते हैं, 1.01 इंटू 2 3 तक आ जाते हैं, प्रैक्टिस होगी ना। फिर इंटू ये 6 आ गए, फिर इंटू 12 से भी जा सकते हैं, फिर इंटू कर लेते हैं, चलो 24 36 1.43। कई रास्ते हैं इसको जाने के, ठीक है। बाकी गूगल मैप से देख लेना शॉर्टेस्ट रूट आप। 3 लाख इंटू 1.4307687835 इंटू 3 लाख। आ गया क्या आंसर सबका? हाँ जी मैडम, आंसर आ गया आपका? हाँ जी। ब्याज कितना है बताओ, इंटरेस्ट कितना है? $0.01 इंटरेस्ट मिला। हाँ जी, इंटरेस्ट कितना मिला? 12923। कुछ नहीं है भाई, 4,29,000 अगर आपका अमाउंट है, 3 लाख आपने जमा किया था, तो एक्स्ट्रा काय के मिले आपको? समझ रहे? तो 1,29,230 रुपए जो मिला आपको, क्या है वो? इंटरेस्ट। अगर आप ये नहीं निकाल पा रहे हो तो केवल सॉल्व कर रहे हो, समझ में नहीं आ रहा है। What we are calculating, this is an amount। ये क्वेश्चन इसीलिए मैंने पूछा, ये अमाउंट है, ये प्रिंसिपल, तो इंटरेस्ट, डिफरेंस इज इंटरेस्ट। ये है इंटरप्रिटेशन। जब आप क्वेश्चन को वाकई में समझोगे तो ये अलग तरीके से समझ में आएगा, और नहीं तो हाँ 4 लाख कुछ निकला है, वो एक आंसर है। इट विल बी ओनली अ ब्लैक एंड व्हाइट आंसर। इट इज अमाउंट इफ योर डिपॉजिट। अगर ये 3 लाख रुपए आपके खुद के रहते ना, तो आपको समझ में आ जाता ये क्या निकला है, पूरा क्लियर हो जाता कि हाँ ये पैसा तो मेरा ब्याज के है। कोई उसमें आई और एन की झंझट नहीं रहती। मतलब क्वेश्चन को हम अपना नहीं मानते, करके नहीं समझ में आता। क्वेश्चन को केवल सॉल्व करते हैं, सॉल्व नहीं करना है, समझना है। इस चैप्टर को समझना जरूरी है आपके लिए, फाउंडेशन की बात नहीं कर रहा हूं मैं।
आपको सी एंटर में पूरा एक सब्जेक्ट इजी लगने लगेगा अगर इसको समझ गए। अभी तो समझ में आई क्या बात? लिखिए, अब ये सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, इसे थोड़ा सा मैं ऊपर उठ रहा हूं, है ना, थोड़ा सा, एकदम प्लेन बहुत निकाल लिया, लेकिन कंपाउंडिंग भी सिखाया मैंने आपको। ये प्रॉपर कॉपी में बनाते जाइए, आपको कुछ नहीं करना है, जाके इन क्वेश्चन को फिर से बनाना है और फिर से बनाना है, फिर आप देखना कॉन्फिडेंस आपका एकदम लेवल अलग हो जाएगा। लाइटली मत लेना इसको, आप कितने भी जीनियस होगे, लेकिन ये करना, आप जीनियस तो जल्दी कर लेना, ठीक है, 10 मिनट में करके खत्म करना। दीदी सुन लो ना, काम की बात चल रही है। हाँ सही में, बाद में इनको समझ नहीं आती क्या हो रहा गया क्लास में, है ना, बात नहीं करना है। मैं जैसे अभी जाऊंगा ना 10 मिनट के बाद, फिर खूब बात करना, डांस करके करके यहां पे बात करना। लिखिए क्वेश्चन, क्या हो तो बता देना भाई, ठीक है। सुनाई दे रही मेरी बात पक्का, क्योंकि 2 घंटा पहली बार ही पढ़ा रहा हूं मैं। भैया बात मत करो ना, ओ भैया चलो अब उनको थोड़ी देर खड़े कर दे, तब सीखेंगे। सर खड़े हो जाओ, पीछे उनको बीच वाले को खड़े कर दो। हाँ वो क्या, दोनों नेटवर्क पकड़ रखे थे वो। हाँ जी, लिखिए क्वेश्चन, एट व्हाट टाइम इन ईयर्स, at what time in years a deposit will be double? At what time in years a deposit will be double at the rate of 10% per annum compounded yearly? ईयरली कर दिया हूं ताकि एकदम इजी हो जाए क्वेश्चन। क्वेश्चन लिख लिया सबने? कितने समय में, कितने साल में एक पैसा डबल हो जाएगा? लेकिन ये सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन नहीं है, कंपाउंडेड ईयरली। फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे? A इज इक्वल टू P इन ब्रैकेट 1 प्लस आई टू द पावर n। हर बार जब बनाएंगे फॉर्मूला लिखना है, बात करने से टाइम बचाइए और ये फॉर्मूला लिखिए। क्यों? ये दिमाग मत लगाओ। तो यहां पर अगर मैं x रुपीस जमा करता हूं तो कितना हो जाना चाहिए? 2x। P अगर x है तो A कितना? 2x इन ब्रैकेट 1 प्लस 0.1, ठीक है क्या, टू द पावर n। अब क्योंकि ईयरली कंपाउंड है तो यहां पर नंबर ऑफ कन्वर्शन, कंपाउंडिंग और ईयर्स बराबर ही आना है, तो n जो आएगा वही मेरा क्या रहेगा? टाइम इन ईयर्स। ये तो समझ में आ गया होगा। तो क्या x को कट कर दें क्या? तो ये हो गया आपका 2 इज इक्वल टू 1.1 टू द पावर n। तो अब यहां पर ऐसे क्वेश्चंस में दोनों साइड लॉग लगा दीजिए आप, लॉग नहीं लॉग। तो यहां दोनों साइड लॉग लगाएंगे तो लॉग, आपने लॉग पढ़ा है? नहीं भी पढ़ा को कोई फर्क नहीं पड़ता, नहीं पढ़े तो भी चलेगा, है ना। log 2 इज इक्वल टू, जब भी हम दोनों साइड log लगाते हैं तो जो फिगर पावर में रहता है वो मल्टीप्लीकेशन में आ जाता है, बस ये ध्यान रखना। तो log 2 इज इक्वल टू n इंटू log 1.1। समझ में आया क्या? तो हमको log 2 निकालना है और log 1.1 अगर हमने निकाल लिया तो आंसर n आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए log कैसे निकालना है, log 2 कैसे निकालना है, लिखिए कैलकुलेटर में 2, फिर अंडर रूट का बटन दबाइए 19 टाइम्स, -1 इंटू 227695, लॉग की वैल्यू आ जाएगी 0.3010। log 2 निकालने का, लॉग निकालने का तरीका मैं बता रहा हूं विदाउट लॉग टेबल।
सब लिख दिया हूं मैं ना, उस बटन को बस दबाना है आपको, बस और कुछ नहीं करना। मेरे ख्याल से आ रहा होगा 0.3010। अब लॉग टेबल से अगर लॉग आता है तो लॉग टेबल से देख लेना, यही आएगा। सर बैठिए प्लीज, देखिए आया क्या? फिर से बता देता हूं कैसे, कई लोगों को लिखने से नहीं दिखता। 2 दबाइए, फिर रूट का एक बटन होगा, ऐसा वाला निशान होगा, देखिए ये देखिए, ये यहां पर ऐसा निशान होगा, दिख रहा है? इसको दबाना है कितने बार? 19 टाइम्स, फिर -1, फिर इंटू 227695। ये फिगर याद कर लीजिए बस, हर बार यही फिगर काम आएगा। कितने लोगों का 0.3010 आ गया भैया? आ गया क्या? तो बस चलो ये भी निकाल लेते हैं ना, लॉग 1.1 भी निकाल लेते हैं। तो क्या करना है? 1.1 टाइप कीजिए, रूट का बटन दबाइए, 19 टाइम्स -1 इंटू 227695। ये आ रहा होगा 0.0413 की जगह 4 कर देता हूं मैं, क्योंकि इसका 9 दिख रहा है मेरे को, ठीक है ना? या 139 लिख लो तो भी चलेगा। ये समझ में आ रहा है कैसे निकला? तो बस अभी दोनों वैल्यू पुट कर लीजिए, n की वैल्यू आ जाएगी। तो 0.3010 इज इक्वल टू n इंटू 0.0414। तो n की वैल्यू आ जाएगी 7.27। 22 को छोड़ देता हूं, ये क्या आया? ये n है, मतलब 7.27 टाइम्स कंपाउंडिंग हो रही है, क्योंकि ईयरली कंपाउंड है तो टाइम भी 7.27 ईयर्स आएगा। ये बेसिक क्वेश्चन है, जब कंपाउंडिंग चेंज करूंगा तो n जो आएगा उसे हमको ईयर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अगर मैं मान लो हाफ ईयरली कंपाउंड करता तो हाफ ईयरली कंपाउंड में मान लो अगर 10 आता n, तो ईयर कितना होता? 5। बस ये समझना है। मतलब क्या इंटरप्रिटेशन निकला इस आंसर का? 7.27 ईयर्स में, 7.27 ईयर्स में हमारा पैसा कंपाउंड इंटरेस्ट के इस रेट से डबल हो जाएगा। यहां तक सबसे बन गया? अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, यहां तक बन गया ना सब? हाँ जी, देखिए 7.27 ईयर्स, ये 7 है ईयर्स, और ये 0.27 क्या है? ये भी ईयर्स है। ये मिसकॉन्सेप्ट दूर कीजिए, ये बहुत लोगों में रहता है। भैया अगर ये 0.27 मंथ होता तो बाजू में ईयर क्यों लिखे हो आप? अगर किसी के सरनेम के, किसी के नाम के आगे अगर सरनेम लिखा है तो सरनेम वाला ही होगा ना वो। ये सरनेम है, समझ लो आप। ये मंथ कहां से होगा? 7 भी ईयर्स है, 0.27 भी ईयर्स ही है। 7.27 ईयर्स, इट नॉट मीन दैट 7 ईयर्स 0.27 मंथ, ऐसा नहीं है। इट्स अ 7 ईयर्स एंड 0.27 भी ईयर्स है, 7.27 ईयर्स। अब ये कॉन्सेप्ट मैं दूर करता हूं जिनको कंफ्यूजन है। देखिए अगर ये मंथ है, अगर मैं लिखता 7.5 ईयर्स, तो आप तो क्या बोलेंगे सर 7 ईयर्स 5 मंथ, क्या आधा साल मतलब 5 महीना होता है? तो गलत है ना जी। 7.5 भी ईयर से, 0.5 मतलब हाफ ईयर मतलब 6 महीना। इसको आप चाहें तो लिख सकते हैं 7 ईयर्स 6 मंथ, कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन 7.5 पूरा का पूरा ईयर्स है, 0.5 भी ईयर्स है। ये 60-70% लोग ये कंफ्यूजन में रहते हैं, ध्यान रखना भाई। क्लियर है पॉइंट? आप इसको मंथ में कन्वर्ट कर सकते हैं, मंथ में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई कर दीजिए। भाई देखिए कैसे किया हमने इस क्वेश्चन में, 0.5 ईयर्स है तो 0.5 इंटू 12 कर दो तो कितना आएगा? 6। ये आ गया ना 6, क्योंकि किसी से भी पूछ लेना आप, एक साल में 12 महीने होते हैं।
तो ईयर्स को मंथ में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हो? 2 साल में कितने महीने? 2 साल। 2 ईयर्स में हाउ मच मंथ? 24। क्या किया निकालने के लिए? 12 से मल्टीप्लाई किया। तो किसी भी ईयर को मंथ में कन्वर्ट के लिए 12 से मल्टीप्लाई करना है। कभी भी कोई कॉन्सेप्ट में फंसते हो ना, तो तुरंत एक सिंपल क्वेश्चन निकाल लो और उसे चेक करो और उस कॉन्सेप्ट को यहां अप्लाई करो। समझ रहे हैं बात को? ये आंसर आगे सबका? क्या नया सीखा इसमें हमने? लॉग निकालना सीखा। पॉइंट समझ में आ रहा है? तो आपको ये लॉग का ये फॉर्मूला ये समझ में आना चाहिए कैसे निकालते हैं। तो कोई टेबल की जरूरत नहीं रहेगी, सीधा हम क्वेश्चन बना लेंगे और ये एन्युटी में काफी काम आएगा आपके। अब क्या करना है आज आपको होमवर्क इस क्लास का क्या रहेगा? जितने क्वेश्चन मैंने बनाया है, चाहे इजी चाहे टफ, जो जैसा आपको लगता है, पूरे क्वेश्चन इजी है तो जल्दी बना लेना। अगर इजी क्वेश्चन लगते हैं, अगर आपने यहां पर 1 मिनट बनाया था तो 15 सेकंड में बना लेना। ठीक है? तो इसको पहले बनाना है पूरा और फिर से बनाना है। जब दूसरी बार बनाओगे ना तो आपको कुछ दूसरी चीजें समझ में आएगी, आप देख लीजिएगा। ठीक है? बाकी कल देखते हैं। हेलो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।